चलो स्टार्ट करें। चलो हमारा चैप्टर चला था कॉस्ट शीट का 2 क्लास हो गया, आज हमारा तीसरा क्लास है। आप पहला 2 क्लास में जो पढ़े उसको रिवाइज करें, फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखा पहला 2 क्लास में हम लोग क्या पढ़े। सबसे पहला बात, फर्स्ट हम लोग पढ़े थे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। थोड़ा बहुत याद हुआ होगा, आधा तो पक्का याद हो गया होगा। जरा देखा हमारा कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट था उसका पहला लाइन क्या था। मेरा सेकंड लाइन क्या आने वाला है, मेरा तीसरा लाइन, तीनों मिला के प्राइम कॉस्ट क्या, पहला ओवरहेड। जैसे ही ऐड करेंगे मेरे को क्या मिलने वाला है, ग्रॉस फैक्ट्री या फिर वर्क्स कॉस्ट। इसके बाद करने वाले हैं 2 एडजस्टमेंट, ऐड करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। जरा बोलो क्या मिलेगा, नेट फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। इसके आएगा सारा नया नया खर्चा पहला, सेकंड वाला रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तीसरा वाला एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, कौन से नेचर का, प्रोडक्शन। माइनस करेंगे, एक पैकिंग कॉस्ट आएगा, याद है सेकेंडरी वाला कहां जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। आप जैसे ऐड करेंगे मेरे को क्या मिलने वाला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद करना है 2 एडजस्टमेंट, ऐड ओपनिंग एफजी लेस क्लोजिंग एफजी, क्या मिलने वाला है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद मेरे को ऐड करना है मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और एक और आएगा ऑफिस ओवरहेड, कौन से नेचर का, मार्केटिंग नेचर। ऐड करते ही मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल, एड प्रॉफिट क्या आने वाला है, सेल। अब बाई चांस हमारे क्वेश्चन के अंदर में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ना दे, घबराना मत, और बाई चांस क्लोजिंग एफजी का वैल्यू ना दे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन उठता है कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 2 स्टेप में। पहला स्टेप में याद है इक्वेशन लिखेंगे। एक सेकंड, वो इक्वेशन क्या था, एक मिनट, ओपनिंग एफजी प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग एफजी इज इक्वल टू सेल। अब मेरे क्वेश्चन के अंदर में 4 में 3 नंबर दिया रहेगा, 4th वाला मिल जाएगा। यह है मेरा पहला स्टेप। उसके बाद देखेंगे हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 2 तरह का स्टॉक है, एक जो ओपनिंग में पड़ा हुआ है, अगला जो और प्रोडक्शन होकर आया। मेरा क्वांटिटी वैल्यू रेट दिया रहेगा। अब आइदर मेरे को लगाना है फीफो या लीफो या सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज। फीफो का मतलब क्या, जो पहले आया वो पहले चला गया, यानी बचा रहेगा बाद से। मेरा लीफो का मतलब क्या, जो लास्ट में है वो पहले चला गया, तो यानी बचा रहेगा शुरू वाले से। सिंपल एवरेज मेथड में दोनों रेट का सिंपल एवरेज निकालेंगे, और वेटेड एवरेज मेथड के अंदर में सारे वैल्यू को जोड़ देंगे, सारे क्वांटिटी को जोड़ देंगे, डिवाइड करके क्या मिलेगा, वेटेड एवरेज रेट। ये था हमारा कॉस्ट शीट का क्लास 1। लास्ट डे हम लोग पढ़े थे, उसी के बेसिस पे कुछ और क्वेश्चन और 3 टॉपिक पढ़े। पहला मेरा डायरेक्ट मटेरियल था, अगला डायरेक्ट वेजेस, अगला डायरेक्ट एक्सपेंस। सर आज आप हैंडसम दिख रहे हो। ये कौन है, मितांशु, संजय कुमार, श्री श्रीमल, ये अकेले का नाम है भाई, तुम कहां का रहने वाला है। चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़े डायरेक्ट मटेरियल। अब देखो मेरा डायरेक्ट मटेरियल क्या है। मेरा डायरेक्ट मटेरियल वो सारा मटेरियल है जो हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाते हैं फिनिश गुड्स को देखकर, यानी जो मेरे को पता है भाई यही चीज फिनिश गुड्स को बनाने में लगा, वो डायरेक्ट मटेरियल। अब मेरा डायरेक्ट मटेरियल जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, परचेज में परचेज का कॉस्ट तो आएगा, अगला सप्लायर के वहां से फैक्ट्री तक लेके आने में जितना खर्चा लगा वो भी जोड़ेंगे। क्वेश्चन उठता है उसमें क्या आएगा। हम एक काम करते हैं, इशारा करते हैं, मेरे को बताना वो क्या है। पहला ट्रांसपोर्टेशन का एक और नाम फ्रेट इनवर्ड, या फिर एक और नाम कैरेज इनवर्ड। अगला रास्ते में गुंडा गुंडी, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ये मिली, टोल टैक्स एंड अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज, जिसका बताना रिकवरेबल या नॉन रिकवरेबल। जो रिकवरेबल है वो मेरा खर्चा थोड़ी है, आज लगा वापस मिल गया, नॉट माई खर्चा। आज लगा जीवन में कभी नहीं मिलेगा, यस माई खर्चा। डन। मेरा अगला क्या है, डायरेक्ट वेजेस। अब जरा बताना जो मेरा डायरेक्ट वेजेस है वो कौन से डिपार्टमेंट के वर्कर का वेजेस, कौन सा, प्रोडक्शन। मेरा डायरेक्ट वेजेस में वर्कर को क्या मिलने वाला है, बहुत सारे एलिमेंट। पहला जो एक काम करने के लिए मिल रहा है उसे कहते हैं बेसिक, अगला जो इन्फ्लेशन के लिए मिला, अगला जो घर के लिए मिला, अगला जो बीमार होने के लिए मिला, अगला जो रिटायरमेंट के बाद के लिए, प्रोविडेंट फंड या ग्रेच्युटी, अगला मेहनत से काम करने के लिए, अगला घूमने फिरने के लिए, लीव ट्रैवल कंसेशन। मेरा अगला क्या है, मेरा अगला क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस का वाहियात डेफिनेशन था वो सारा कॉस्ट जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाते हैं अदर देन मटेरियल एंड लेबर। अब मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस में बहुत सारे एग्जांपल था, हमने पहला चार्ट डिस्कस किया था। मेरा पहला था जिसमें एग्जांपल दिए थे डोमिनोज पिज्जा का, यानी जैसे ही डोमिनोज पिज्जा बना हमारे जुबिलेंट फूड को देना पड़ेगा रॉयल्टी,
डायरेक्ट एक्सपेंस। मेरा अगला एग्जांपल लेते हैं हाई चार्जेस ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट का। याद करो एक बिल्डिंग था, यहां पे क्रेन आया था और उसको हायर पे लेकर आए थे इस चीज के लिए, हाई चार्जेस ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट, डायरेक्ट एक्सपेंस। मेरा तीसरा एग्जांपल दिए थे बहुत सारा बॉटल था, कॉस्ट ऑफ मोल्ड, बॉटल कैसे बना, मोल्ड के द्वारा। और एक और एग्जांपल दिए थे मैप एंड डिजाइन। जॉब चार्जेस अभी तक हम बताया नहीं है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। डन। एक बात तुम लोग डेली घर जाके रिवाइज कर रहे हैं? हाँ भाई, 15 मिनट मांगा था पहला दिन। यस सर, क्या मतलब रिवाइज करो। सर अगर कुछ ना बोले तो फीफो लगाएंगे या वेटेड एवरेज, जो मन चाहे लगाना, नोट दे देना। सर कौशिक दिमाग में छप गया, वेरी गुड। सर आपको तो हर टाइप का कंपेंसेशन ही हर महीना मिलता था। हर टाइप का कंपेंसेशन हर महीना मिलता था? ऐसे कौन रिलेट करा था चीप हरकत? चलो डन। चलो एक काम करें फटाफट। ये कहां है, ये कौन सा स्टेट में है? मितांशु एक जगह में रहता है जिस जगह का नाम है, ये कैसा नाम है? हम पहली बार जो नाम सुना जगह का। चलो चलो एक काम करें, एक बार पहले पूरे एग्जैक्ट पता जाए, इसका एड्रेस वड्रेस तो बताते हैं। चलो चलो एक काम करें, शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस डन, यानी प्राइम कॉस्ट तक पहुंच गए। अब मेरा अगला बारी आने वाला है ओवरहेड का। और मेरा ओवरहेड था 3 तरीका का, एक फैक्ट्री में जो लगा, एक जो हेड ऑफिस में लगा, एक जो मार्केटिंग के लिए लगा। तो वे काम करते हैं, बताते चलो चलो एक काम करते हैं, अब बीचों बीच एक हेडिंग लिखते हैं ओवरहेड। हाँ बताएंगे ओवरहेड के संग में बता देगा, तुम कंपेयर करके बता पाएगा। अब एक काम करें, 3 तरीका का ओवरहेड के बारे में डिस्कस करते हैं और फटाफट करते हैं 2-3 क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करें। सर क्लासेस ऑफलाइन आकर कर सकते हैं, आ जाओ। भाई क्या बोल रहे हैं, ये विदेश का है, बुक कैसे भेजे हम लोग? इसका नाम क्या है? मितांशु संजय कुमार। चेक करते हैं है कहां का। ये एक जगह है जिस जगह का नाम है डोबू, और ये कहां लोकेटेड है? नाम सुना है? समझ नहीं आ रहा है कहां का रहने वाला है। आइधर ये मजा ले रहा है, आइधर नहीं, पक्का मजा ले रहा है। ना हम ये सब जगह नहीं जाता है। चलो देखो, हम चाहेगा तुम लोग मेरे को आंसर दो। बताओ, ये हम बताया था कॉस्ट शीट का पहला क्लास में। बताओ जैसे ही शब्द आता है ओवरहेड, जैसे ही शब्द आता है ओवरहेड, बताओ माइंड में क्या आना चाहिए? डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट? इनडायरेक्ट कॉस्ट। और हम बाई चांस बोले कोई इनडायरेक्ट खर्चा लगा फैक्ट्री में, इनडायरेक्ट खर्चा लगा फैक्ट्री में, बोलो ये क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। और हम बाई चांस बोले कोई इनडायरेक्ट खर्चा लगा हेड ऑफिस में, बोलो ये क्या है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और हम बाई चांस बोले कोई इनडायरेक्ट खर्चा लगा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में, बोलो ये क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो मेरा पहला क्वेश्चन उठता है ओवरहेड का मतलब क्या? इनडायरेक्ट कॉस्ट। आज हैंडराइटिंग इतना खराब क्यों हो गया मेरा? मेरा ओवरहेड का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब मेरा ओवरहेड है 3 तरीका का, तो चलो एक काम करें, यहां से निकालते हैं 3 आरो। डन। चलो हमारा पहले वाले का नाम है फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा एक सेकेंड, फैक्ट्री ओवरहेड का 3 नाम और था, बोलो क्या? प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एंड वर्क्स ओवरहेड। डायरेक्ट एक्सपेंस का 2 नाम और था, चार्जेबल एक्सपेंस और ट्रेसेबल एक्सपेंस। वेरी गुड, घर जाके पढ़ाई कर रहा है। चलो मेरा अगला है ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। मेरा अगला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्या बात है अदिति, क्या बात है।
अदिति सारा राइट आंसर दे रही है लाइव ऑनलाइन में। चलो डन। देखो अब एक काम करते हैं हम लोग, जरा एग्जांपल लिखते हैं फैक्ट्री ओरिएंटेड का एग्जांपल क्या रहेगा। अब देखो मेरा फैक्ट्री के अंदर में दो तरह का खर्चा लगा, कुछ डायरेक्ट खर्चा लग गया। फैक्ट्री के अंदर में जो टोबैको पड़ा था, फिल्टर और सिगरेट पेपर, डायरेक्ट मटेरियल। मेरा फैक्ट्री के अंदर में जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था उसके वर्कर का वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, और इसके अलावा कुछ कुछ मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस था जैसे रॉयल्टी फॉयल्टी ये सब। अब इसके अलावा फैक्ट्री में जो भी खर्चा लगा, फैक्ट्री में डायरेक्ट कॉस्ट के अलावा बाकी जो भी खर्चा लगा, पता है बाकी सारा क्या है, इनडायरेक्ट। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है इनडायरेक्ट कॉस्ट जो फैक्ट्री में लगा उसका एग्जांपल क्या है। अब इसका एग्जांपल हम नहीं देंगे, तुम लोग से पूछेंगे और पक्का तुम लोग बता देगा। एक बात बताओ, फैक्ट्री के अंदर में जब भी फिनिश गुड्स बनाना है, फिनिश गुड्स को बनाने के लिए चाहिए रॉ मटेरियल। पर सर एक बात बताना है, खाली रॉ मटेरियल आने से काम हो जाएगा या रॉ मटेरियल को किसमें डालना पड़ेगा? अब जैसे ही रॉ मटेरियल को मशीन के अंदर में डालेंगे, ये पहले WIP स्टेज में जाएगा और बाद में फिनिश गुड्स बन जाएगा। यानी पता है जो मेरा रॉ मटेरियल है वो तो डायरेक्ट नेचर का है, पर भाई फैक्ट्री के अंदर में जब तक मशीन नहीं आएगा काम कैसे होगा? तो बताए मेरा मशीन रिलेटेड जितना खर्चा है, मेरा मशीन रिलेटेड जितना खर्चा है वो फैक्ट्री में लगा, कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। अब हम चाहेगा तुम लोग मेरे को आंसर दो, मशीन रिलेटेड खर्चा क्या होता है? एक एक करके सबसे पहले बताओ, मशीन आ गया, पर मशीन तभी चलेगा जब, हाँ इंस्टॉल तो कर दियो, मशीन के कॉस्ट में जुड़ गया, ठीक है, ये तो इंस्टॉलेशन में लगा हुआ है। जरा तो मेरा मशीन तभी चलेगा जब मेरा पहले वो क्या कंज्यूम करेगा? कुछ लोग बोले इलेक्ट्रिसिटी, कुछ लोग बोले पावर। इलेक्ट्रिसिटी सुन के मेरे को मजा नहीं आया, पावर सुन के मेरे को मजा आ गया। हाँ पावर एंड फ्यूल दोनों जनरली संग में यूज करते हैं, पावर एंड फ्यूल। अब तुम बोलेगा इलेक्ट्रिसिटी पावर तो सेम ही होता है, नहीं सेम नहीं होता है। पता है अगर बाई चांस ट्यूबलाइट जल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, फैन चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, एसी चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। पर क्वेश्चन उठता है जब हमारे फैक्ट्री में बड़ा बड़ा मशीन चलता है, वो क्या छोटे मोटे इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट से चल पाएगा? आंसर है नहीं। आज जो हमारा फैक्ट्री के अंदर में मशीन चलता है वो ह्यूज पावर लेता है। जिसको तुम लोग ये सुना होगा वर्ड हॉर्स पावर। HP होता है ना, हंसी होता है। मेरा अगला है किलोवाट आवर, KWH सुना है जीवन में। एक होगा MWH मेगावाट आवर, ऐसा होता है, ठीक। यानी पता है जब मशीन चलता है वो क्या लेता है? ह्यूज पावर। तो ये चलने वाला है पावर एंड फ्यूल से। तो मेरा पहला खर्चा आया पावर एंड फ्यूल का, मशीन रिलेटेड पहला खर्चा। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है मशीन रिलेटेड बाकी खर्चा क्या आने वाला है? जब मशीन चलता है वो भयंकर हीट जनरेट करेगा, और अगर ये भयंकर हीट जनरेट करेगा, बोलो क्या डालना पड़ेगा? कूलेंट एंड ल्यूब्रिकेंट। तो ये भी देखो मशीन को चलाने का खर्चा। तो मेरा मशीन कहां पर है? फैक्ट्री में। मशीन का सारा खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड। अरे वाह, अदिति जी ने तो इतना सारा आंसर दे दिया। पावर, ल्यूब्रिकेंट, कूलेंट, इंस्पेक्शन। चलो कुछ ना कुछ लिखे जा रही है, चलो ठीक है, ठीक। तो देखो मेरा पहला खर्चा है पावर एंड फ्यूल का, अगला है कूलेंट एंड ल्यूब्रिकेंट का। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है खाली मशीन लेकर आए काम चलेगा? नहीं। अब तुम लोग एग्जांपल देते हैं। पता है इसे कहते हैं आईपैड। पता है इसे कहते हैं आईपैड। अब क्वेश्चन उठता है हम खाली आईपैड लेकर आए तो क्या हम आराम से क्लास कंडक्ट कर पाएगा? आंसर है नहीं। पता है खाली आईपैड लेके आए और हम लिख रहे हैं तो कहां से क्लास के प्रोजेक्टर में आएगा? तो अगर मेरे को क्लास कंडक्ट करना है, इसको सही में यूजफुलनेस इसका अगर होता है वो करना है, समझे, वो करना है और इसको ढंग से यूज करना है, तब इस केस में पता है मेरे को देखो बहुत कुछ और लगाना पड़ा। ये पहला क्या है? कन्वर्टर। ये मेरा क्या है? HDMI केबल। तो पता है एक मशीन लेकर आ गए, दुखी क्यों होता है? आ गया तो ठीक। ये नहीं पता होता क्या अगर बाई चांस खाली मशीन लेकर आ गए, पर भाई मशीन को चलाने के लिए जो स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट लगता है, इसे कहते हैं स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट। जो स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट है ये मेरा क्या है? मशीन तो आ गया, पर भाई इसका ढंग से यूटिलिटी लाने के लिए जो मेरे को पार्ट लगाना पड़ेगा,
ताकि मशीन चल पाए, ताकि हम प्रोडक्शन कर पाए, ये भी लगाना जरूरी है, उसके बिना मशीन चलेगा नहीं। तो पता है मेरा अगला जो खर्चा है वो क्या है, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट का। अब हम चाहेंगे अकाउंट्स के नॉलेज में का नॉलेज लगाते हुए थोड़ा आंसर दो। अब एक बात, जो मेरा मशीन परचेज की है, जो मेरा मशीन परचेज किए, तुम लोग बताओ मेरा जो मशीन परचेज की है, मशीन का वैल्यू पीएल में जाएगा या बैलेंस शीट में? और बैलेंस शीट के किस हेड में जाएगा? असेट के किस सब हेड में जाएगा? कहां जाएगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, या फिर सरल भाषा में बोलो फिक्स एसेट। तो ध्यान देना, जो मेरा मशीन है वो मेरा जाने वाला है असेट में, और जो मेरा मशीन है वो जाने वाला है असेट में। पर बताए ये फिक्स एसेट मशीन चला तो गया बैलेंस शीट में, पर बताओ इसका हर साल पीएल में क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। तो ध्यान देना, एक बात को रियलाइज करना, कॉस्ट शीट भी एक तरह का पीएल है, कॉस्ट शीट भी एक तरह का पीएल है, बस अकाउंट के फॉर्म में नहीं बनाते, स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाते हैं। पर जो आइटम पीएल में आता है वो सारा आइटम आ रहा है कॉस्ट शीट में। पीएल में आता है सेल वैल्यू, यहां पर आता है लास्ट लाइन सेल। पीएल में आता है सारा खर्चा, यहां पे भी आ रहा है सारा खर्चा। पीएल में लास्ट में निकलता है प्रॉफिट, कॉस्ट शीट में भी लास्ट में क्या निकलता है? प्रॉफिट। सोचो, उधर भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आता है, इधर भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आता है, यानी मेरा कॉस्ट शीट एक तरह का क्या है? पीएल ही तो है, बस खाली अकाउंट के फॉर्म में ना बना के हम लोग इसको किस फॉर्म में बना रहे हैं? भाई लोग कितना कुछ लिख रहे हैं, ओह वेरी नाइस, लिखते जाओ। चलो, इसको बस अकाउंट के फॉर्म में नहीं बना रहे, किस फॉर्म में बना रहे हैं? स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो भाई ध्यान देना, मशीन का पूरा वैल्यू पीएल में मत लिख देना या कॉस्ट शीट में मत लिख देना। पता है मशीन का क्या लिखेंगे यहां पर? डेप्रिसिएशन। कौन था भाई? तुम तो नया नया लड़का है। नहीं, ये तो जैसे 2-3 महीने से जानता है मेरे को। चलो डन। ये मेरा क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अब एक बात बताते हैं, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू होता है करोड़ों में, और अगर वैल्यू होता है करोड़ों में तो भाई हमेशा डर रहेगा कहीं आग ना लग जाए। बताओ, ऐसे डर को दूर करने के लिए हम लोग क्या लेने वाले हैं? इंश्योरेंस ऑन प्लांट एंड मशीनरी। मेरा अगला, कभी ना कभी तो जीवन में मेरा क्या नाम है, प्लांट एंड मशीनरी थोड़ा खराब होगा, और जब खराब होगा बताओ इसको क्या करना पड़ेगा? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो मेरा अगला खर्चा आएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस। यानी सरल भाषा में देखें, मेरा जितना भी खर्चा मशीन रिलेटेड है सब लगा फैक्ट्री में। कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। डन। अरे वाह प्रियम, प्रियम तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, एक स्पेशल पॉइंट हम जरूर बताएंगे। देखो, आज इनफैक्ट मेरे पास कुछ है, वेट, मेरे पास कुछ था। हम लोग जब रिवीजन करते हैं ना तो हम एक तो कुछ पीपीटी बनाते हैं, मेरे पास था ये रहा। यस, ये वैसे हम लोग लास्ट के टाइम काम आता है रिवीजन में, पर अभी हम ऐसे ही बता देता है। देखो, तो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड में क्या है? एक प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस। मेरा अगला क्या है? स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट। अगला क्या है? पावर चार्जेस। अगला क्या है? कूलेंट एंड लुब्रिकेंट। अब जस्ट इमेजिन करो, जिस फैक्ट्री प्रीमाइसेस के अंदर में मेरा काम चल रहा है, अब इधर एक ऑप्शन है कि हम इस जगह को रेंट पर ले, और फैक्ट्री की जगह को रेंट पे ले, तो रेंट मेरा खर्चा है फैक्ट्री का, फैक्ट्री ओवरहेड। अगला बताना है, एक ऑप्शन हम इस फैक्ट्री की जगह को रेंट पे ना लेके खरीद ले। एक बात, अगर हम बाई चांस ऐसे फैक्ट्री बिल्डिंग को खरीद ले, तो जो मेरा बिल्डिंग है खरीद लिए, वो तो ये फैक्ट्री बिल्डिंग का वैल्यू कहां जाएगा? और आगे का लाइन तुम लोग खत्म करो। और ये फैक्ट्री बिल्डिंग का जाएगा वैल्यू बैलेंस शीट में, तो मेरा हर साल कॉस्ट शीट में क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। तो एक ऑप्शन क्या है? फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन। खरीदे तो डेप्रिसिएशन का बात उठता है ना। लैंड एंड बिल्डिंग में ऑब्वियसली लैंड का प्रोपोर्शन में डेप्रिसिएशन नहीं रहेगा, बिल्डिंग के प्रोपोर्शन में रहेगा, ऑब्वियसली करेक्ट, ठीक। और वही अगर बाई चांस रेंट पे लिए तो मेरा रेंट का खर्चा। अब मेरा अगला खर्चा है इनडायरेक्ट वेजेस। तुम बोलेगा इनडायरेक्ट वेजेस किसका है? तुम लोग बताएगा इनडायरेक्ट वेजेस किसका है? एक से जो मशीन चलाया उसका वेजेस इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है? डायरेक्ट। पता है इनडायरेक्ट किसका है? बाकी सारे डिपार्टमेंट के आदमी का। फैक्ट्री के अंदर में स्टोर इंजीनियर भी है, रंजन भी है, एचआर भी है, प्रोडक्शन भी। पता है ये लोग का वेजेस तो गया डायरेक्ट वेजेस में, पर क्या ये जो 4 डिपार्टमेंट है उसके आदमी लोग को पैसा नहीं मिलेगा? फ्री में काम करेगा। आज जब ये चारों को पैसा मिल रहा है तो देखो ये पैसा डायरेक्ट वेजेस तो जाएगा नहीं,
डायरेक्ट में जाएगा नहीं, पर लगा फैक्ट्री के अंदर में, मतलब ये इनडायरेक्ट है, तो ये कहां जाने वाला है? फैक्ट्री ओवरहेड। और लास्ट में एक और मेरा एग्जांपल क्या है? सिक्योरिटी चार्जेस। तुम लोग कभी भी जीवन में कोई फैक्ट्री में गया है? कौन सा फैक्ट्री? आईटीसी का फैक्ट्री? आईटीसी का कौन सा फैक्ट्री में? खिदरपुर। क्या करने गया था? क्या क्या क्या? तुम लिटिगेशन, आर्टिकल कंप्लीटेड है तो इंटर तो हो गया ना फिर। चलो ठीक है, फीस आ गया है, ठीक है छोड़ो। एनीवेज ये अच्छा देखो, अब ये गए, जैसे गया है फैक्ट्री में, अब ये बताएगा जब तुम फैक्ट्री में गया सीधा अंदर चला गया, पास मिला, कौन चेक किया, कितने थे? नहीं नहीं, एक सेकंड, ये आंसर दे रहा है, बहुत सारे। और एक और बात ये बताएगा, तुम जिस जिस डिपार्टमेंट में गया हर एक डिपार्टमेंट के बाहर में सिक्योरिटी गार्ड था या नहीं? यानी ऐसा है ना कि हमारा फैक्ट्री कोई मॉर्निंग वॉक करने का जगह नहीं है, जो मन चाहे मुंह उठा के चला गया। और फैक्ट्री के अंदर में एंटर करना है तो भाई तुम ऑथराइज आदमी होना चाहिए एंटर करने के लिए, और ऑथराइज आदमी होना चाहिए तो सिक्योरिटी गार्ड बार बार चेक करता रहेगा। और जस्ट इमेजिन करो, एक बड़े फैक्ट्री में जाएगा, बैंगलोर फैक्ट्री में, वहां कम से कम 150-200 सिक्योरिटी गार्ड रहता है, और जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है वो पैसा जरूर लेगा, और ये जो पैसा लेगा तो इस पैसे का नाम क्या है? सिक्योरिटी चार्जेस। क्वेश्चन उठता है, क्या वो लोग सिगरेट बना रहा था? नहीं, तो डायरेक्ट वेजेस में तो जाएगा नहीं, पर ऑब्वियस बात उनको पैसा दिया गया, क्या चीज के लिए? सिक्योरिटी के लिए। और सिंस ये खर्चा लगा है फैक्ट्री में, कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। एक मिनट, तुम लोगों को क्लियर है? ये कुछ कुछ एग्जांपल था, यानी सरल भाषा में कोई भी खर्चा मशीन रिलेटेड आए, फैक्ट्री ओवरहेड, और वो 3 डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस के अलावा कोई भी खर्चा फैक्ट्री में लगे, फैक्ट्री ओवरहेड। चलो भाई कहां बोलो? ना ना नहीं, हाँ वैसे डेप्रिसिएशन इंपेयरमेंट दोनों आएगा, पर जनरली इंपेयरमेंट में होता क्या ना, एक सब्सटैंशियल वैल्यू डिक्रीज होता है, तो कॉस्टशीट में ना खाली नॉर्मल चीजों को लिखते हैं, कोई अब नॉर्मल है उसको नहीं लिखते, वो भी हम आज बताता है। चलो भाई काम करना, फटाफट यहां पे लिखना कुछ एग्जांपल। यस सर, मेरे पापा का स्टील का फैक्ट्री है। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या आंसर आ रहा है, मजा आ गया। चलो चलो एक काम करें, पहला लिखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, पॉइंट नंबर 1, पावर एंड फ्यूल। अभी एक स्पेशल खर्चा है, अभी तो हम बता दिए फैक्ट्री ओवरहेड में इसका एक और ट्रीटमेंट होता है, वो बाद में, पहले एक बार नॉर्मल ट्रीटमेंट जानो, ठीक। अब मेरा अगला एग्जांपल लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी का सारा खर्चा। सुनो ना, मैसे लिखते पीएनएम, तुम लोग समझेगा? नहीं समझेगा तो पूरा लिख ले अपने नोटबुक में, हम समझते हैं मैसे लिखेगा, तुम पूरा लिखना, ठीक है? मेरा पीएनएम मतलब क्या? प्लांट एंड मशीनरी। अब तुम लोग तो प्लांट एंड मशीनरी का पूरा वैल्यू आएगा या क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। तो प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन। अगला क्या आएगा? इंश्योरेंस। अगला क्या आएगा? आरएनएम मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस। करेक्ट है यहां तक? बोलिए पक्का? मशीन है फैक्ट्री में, मशीन रिलेटेड सारा खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड। अब मेरा अगला क्या आने वाला है? स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट। मशीन तो आया, पर मशीन को चलाने वाले वो यंत्र कहां है? स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स। मेरा अगला क्या आने वाला है? कूलेंट एंड लुब्रिकेंट। अब जो मेरा फैक्ट्री का जगह बाई चांस रेंट पे लिए तो रेंट का खर्चा, और जगह रेंट पे ना लेके खरीद ले तो या फैक्ट्री बिल्डिंग में चला गया वो, और बिल्डिंग तो जाता है असेट में, पर ये तो पीएल है, तो उसका क्या आने वाला है? डेप्रिसिएशन। तो रेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस। चलो हमारा रेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस। मेरा अगला क्या आने वाला है? ऐसे एक संग में लिख दे, फैक्ट्री बिल्डिंग का
और मान लो फैक्ट्री बिल्डिंग परचेज कर लिए, तो एक संग में लिख दे, इसका डेप्रिसिएशन हो गया, इसका रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, ये सब सही है ना यहां तक? इसको घर जाके आंख बंद करके याद करने मत बढ़ देना, एग्जाम में बहुत सारा लाइन आइटम रहेगा, बस आइडेंटिफाई करना है कौन सा ओवरहेड है। सुनना ना, ये नहीं पावर इनफील्ड डेप्रिसिएशन याद मत करना, पढ़ के समझ में आएगा ये कहां जाएगा। मेरा अगला है इनडायरेक्ट वेजेस, मेरा अगला है सिक्योरिटी चार्जेस। ये कुछ एग्जांपल था, चलो डन। यानी मेरा मशीन या प्लांट, जैसी वर्ड प्लांट एंड मशीनरी आए उससे रिलेटेड सारा खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड। अब अगला बारी आता है हेड ऑफिस का। अब हेड ऑफिस में ना ज्यादा दिमाग लगाने का है नहीं, एक ही लाइन में सबको खत्म करेंगे। ये भाई गया होगा। ओ सुनो ना, आपका नाम क्या है? हाँ मनीष, वेरी गुड। हेड ऑफिस भी गए थे, आईटीसी का हेड ऑफिस? तुम हेड ऑफिस ही जाता है? क्या किया हेड ऑफिस में? वहां पे कौन रहता है? चलो हाँ, आईटीसी का हेड ऑफिस जाता रहता है, देख रहा है क्या किया तुम लोग लाइफ में? चलो अब देखो, मेरा अगला क्वेश्चन उठता है हेड ऑफिस का खर्चा में क्या आएगा। अब जस्ट इमेजिन करो हेड ऑफिस का कॉस्ट में क्या आएगा। सीधा इसको याद करना, जो इतना सुंदर था तुम लोग के लिए वो बनाया था। देखो ये रहा हेड ऑफिस। अब मेरा हेड ऑफिस के अंदर में जितना भी खर्चा लगेगा वो कहां जाने वाला है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब एक काम करते हैं, एक ही लाइन में सारा खत्म करते हैं। एक सेकंड, मेरे से पूछ लेना कोई डाउट हो तो, ठीक? देखो हमको आता है ठीक। अब देखो, अब मेरा हेड ऑफिस रिलेटेड खर्चा क्या आएगा? मेरा पहला हेड ऑफिस का रेंट, और ये हेड ऑफिस का रेंट है, कहां जाएगा? ऑफिस ओवरहेड। अगला हेड ऑफिस के अंदर में हर डिपार्टमेंट में इतने सारे मैनेजर हैं, उनका सैलरी। आज जो मेरा हेड ऑफिस के अंदर में, अच्छा एक सेकेंड, हेड ऑफिस में बताओ क्या चीज का बिल आएगा? पावर का आएगा या इलेक्ट्रिसिटी का आएगा? तो जो मेरा हेड ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी है, ऑफिस ओवरहेड। अगला हेड ऑफिस के अंदर में डायरेक्टर लोग बैठे हुए हैं, और जो डायरेक्टर लोग का रेम्यूनरेशन है, ऑफिस ओवरहेड। अब मेरा हेड ऑफिस के अंदर में अगर तुम लोग कभी जीवन में जाएगा, वहां पे बहुत सारा कंप्यूटर रहता है, और अगर इतना सारा कंप्यूटर रहता है तो तुम लोग मेरे को बताओ, जितना कंप्यूटर है उसका पूरा वैल्यू कॉस्ट शीट में आएगा, या कंप्यूटर का क्या आएगा कॉस्ट शीट में? मेरा कंप्यूटर भी क्या है? फिक्स एसेट, तो जाएगा बैलेंस शीट में। यहां पर क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। यानी सरल भाषा में देखे, हेड ऑफिस पे जितना खर्चा है, हेड ऑफिस का रेंट, हेड ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी, हेड ऑफिस में डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन, हेड ऑफिस के आदमी लोग का सैलरी, हेड ऑफिस में कोई भी कंप्यूटर है, सबका डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? ऑफिस ओवरहेड। चलो बस एक ही लाइन में सारा लिखते हैं, क्या आएगा ऑफिस ओवरहेड में। चलो मेरा पहला आने वाला है ऑफिस का रेंट। मेरा पहला हेड ऑफिस का रेंट, मेरा अगला हेड ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी, मेरा अगला आने वाला है हेड ऑफिस का सैलरी, नेक्स्ट बड़े बड़े डायरेक्टर बैठे हैं, उनका रेम्यूनरेशन, मेरा अगला डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस अप्लायंस, मेरा अगला है डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस अप्लायंस। दो को अलग से लिखना, पॉइंट नंबर 2, एक तो लीगल चार्जेस और तीसरा लिखना ऑडिट फीस। मेरा पॉइंट नंबर 2 में आएगा लीगल चार्जेस, पॉइंट नंबर 3 में आने वाला है ऑडिट फीस। कोई बताओ लीगल चार्जेस का मतलब क्या? जो लॉयर लोग का, ये लोग का जो खर्चा है। अब एक बात बताते हैं, जब भी कोई एक इंसान नया बिजनेस शुरू करता है, उसको दुनिया भर का लॉ को कंप्लाई करना पड़ता है। इतना सारा लॉ कि भाई हमको पता ही नहीं है। हमको याद है जब नया नया पढ़ाने आया था, तो शुरू में ना 2-3 साल बाद एक इनकम टैक्स का नोटिस आया, हम डर गया। हम बोले भाई इनकम टैक्स का नोटिस आया, आपके मेरे साथ क्या होने वाला है? जेल वेल तो नहीं हो जाएगा? तो जब शुरू में नोटिस आया, हम दिमाग नहीं लगा, हम ऑब्वियसली उस समय चाप में आया, एक जन के पास गए, एक लॉयर था। हम बोला भैया देखिए एक नोटिस आया, क्या करें?
बोला कुछ नहीं, आप पढ़ाइए, हम देख लेंगे क्या करना है। अब ऑब्वियस बात है आगे पूरा मैटर को वो डील किया, और जब ये मेरे मैटर को डील कर रहा है तो फुकट में थोड़ी करेगा, पैसा लेगा। अब ये जो पैसा ले रहा है वो क्यों ले रहा है? क्योंकि अपना वो लीगल सर्विसेज दिया। पता है इस पैसा को वो क्या चार्ज करके क्या बोल के चार्ज करेगा? लीगल चार्जेस। शुरू में होता था, अच्छा आजकल तो डेली का हैबिट है, कभी आता है इनकम टैक्स का, कभी जीएसटी का, कभी म्युनिसिपल टैक्स आता ही रहता है। अब तो वेट करते हैं यार, बहुत दिन से लव लेटर नहीं आया। अब आजकल जब भी कोई आता है, जैसे ही आया पकड़ाए अपने लॉयर को, लॉयर अपना पूरा जो करना है कर लेता है, हमको जाना ही नहीं पड़ता, बस सीधा मंथ के एंड पे मेरे को बिल भेजता है, हम उसका पेमेंट कर देते हैं। अब मेरा क्वेश्चन उठता है क्या बड़े बड़े कंपनी में ऐसा काम होता है? और भयंकर लेवल पे बड़े बड़े कंपनी के अंदर में ये जो लॉ रिलेटेड चीज है, इसके अंदर में दुनिया भर का और मैसिव स्केल में दुनिया भर का साल भर नोटिस आएगा। और ऑब्वियस बात है जब ये आता है तो तुम लोग बताओ ये कहां जाएगा? ये सारा नोटिस इनकम टैक्स का फैक्ट्री में जाएगा या कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में जाएगा? रजिस्टर्ड ऑफिस यानी हेड ऑफिस। यानी पता जो लॉयर है उसको हायर भी कौन किया है? हेड ऑफिस वाला। और अगर लॉयर को हायर किया है हेड ऑफिस वाला, तो जो पैसा देगा वो भी हेड ऑफिस देगा। तो अगर हेड ऑफिस देगा, कहां जाने वाला है? ऑफिस ओवरहेड। तुम लोग समझ रहे हैं ना? कुछ तो बोलो। अरे बोलो ना। वेट किस चीज का करना समझ में नहीं आया। मेरा तीसरा है ऑडिट फीस। क्वेश्चन उठते हैं ऑडिट फीस का मतलब क्या? अभी तुम लोग छोटा छोटा बच्चा लोग, तुम तो सही में हो नहीं, मतलब तुम लोग सब है छोटा छोटा बच्चा लोग। अब जैसे जिस दिन तुम लोग का इंटर क्लियर हो जाएगा, तुम लोग पता है जाएगा एक ऑडिट फॉर्म के अंदर में आर्टिकलशिप करने के लिए। और जब आर्टिकलशिप करने के लिए जाएगा तुम लोग जाओगे बड़े बड़े कंपनी के अंदर में ऑडिट करने। और जब ऑडिट करेगा वहां पे होता क्या है? एक सेकंड, तुम लोग ऑडिट शुरू हो गया पढ़ना? अच्छा ऑडिट का मतलब भाई सब्जेक्ट है उसका मतलब नहीं पता। ऑडिट का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंटली बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना। क्या बोले ये? देख रहा है रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब? मोटा माटी ऊपर ऊपर से। चलो ठीक है सुनो। हम बताते हैं ऑडिट फीस का मतलब क्या। जैसे तुम लोग से ना एक क्वेश्चन पूछते हैं, शायद तुम लोग आंसर देगा। जैसे हमारी कंपनी है RIL, रंजन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रियल लाइफ में RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कोई बताओ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन का नाम क्या? मिस्टर मुकेश अंबानी। और क्यों बताएगा उसके डायरेक्टर्स में और कौन कौन है? अनंत अंबानी, आकाश अंबानी, नीता अंबानी, नीता नहीं और ईशा अंबानी। पूरा आइडिया है। तुम लोग के हिसाब से जो एक कंपनी का डायरेक्टर होता है, जो एक कंपनी का डायरेक्टर होता है वो लोग ओनर है कंपनी का, या जो शेयर होल्डर है वो लोग है ओनर कंपनी का। एक कंपनी का ओनर हमेशा कौन रहता है? शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर तो भैया हम भी है, यानी हम भी रिलायंस का ओनर है, भले बहुत छोटा सा पोर्शन पर है। अब सोचो पैसा मेरा लगाया हुआ है, ओनर हम है, पर हम देखभाल हम तो जाके करेगा नहीं रिलायंस में हो क्या रहा है। तो हमारा सारा का सारा शेयर होल्डर मिलकर क्या करता है? डायरेक्टर को अपॉइंट करता है, भाई सुन तुम मेरे बिहाफ में इस कंपनी को ढंग से चलाना। तो मुकेश को बोला है भाई ढंग से चलाना मेरे कंपनी को, ओनर हम भी है। अब मेरा क्वेश्चन उठता है चलो वो चला तो रहा है पर वो सही चला रहा है नहीं, हम तो जाके चेक करेगा नहीं। तो सारे शेयर होल्डर लोग मिलकर क्या करते हैं? एक इंडिपेंडेंट आदमी को अपॉइंट करते हैं कि भाई तुम एक काम करिए, मेरा पैसा लगाया हुआ है, तुम एक काम कर इसको ढंग से देखना कि सब कुछ सही तरीका से कंपनी में चल रहा है ना। पता जो इंडिपेंडेंट आदमी को अपॉइंट किया उन लोगों को क्या कहते हैं? ऑडिटर। जनरली ऑडिट के अंदर में बिग फोर, तुम लोग सुना बिग फोर? वर्ल्ड के अंदर में बिग फोर 4 बड़े बड़े फर्म है। एक है PwC, डेलॉइट, EY और KPMG। किसी का मोबाइल हाथ में आना नहीं चाहिए। कोई अगर KPMG का फुल फॉर्म बताया 1 लाख रुपया, $10 लाख रुपया। मोबाइल अगर हाथ में आ गया ना, आधा याद है, 5 ऐसे नहीं मिलेगा। KPMG का आधा याद है, बोलो क्या?
ये मेरे को भी याद नहीं क्या है। एनीवेज, ये चारों बिग फोर है। अब ये लोग क्या करते हैं, जाते हैं हमारे हेड ऑफिस के अंदर में और जाकर ऑडिट करते हैं। जैसे लोग को आइडिया होगा, ये लोग जाके ऑडिट करता है और हम बताते हैं जब जीवन में जाएगा ना ऑडिट करने के लिए, और ऑडिटर का रिपोर्ट बड़ा खतरनाक होता है। कहीं कोई गलती मिला ना तो भैया, और वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में लिख दिया कि कंपनी के अंदर में कुछ लोचा है, शेयर होल्डर लोग बैंड बजा देगा, सीधा डायरेक्टर को रिमूव करेगा। तो इसीलिए ऑडिटर से लोग बड़ा डरते हैं कि भैया इसको खुश रखो, कहीं उल्टा सीधा रिपोर्ट ना दे। आज जब जीवन में पहली बार जाएगा ऑडिट करने के लिए, इतना इज्जत मिलेगा, हम क्या बताएं। जब हम लाइफ में पहली बार गए थे ऑडिट करने के लिए, मेरे को याद है एक जगह में गए थे, कालाहंडी डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, वेदांता का फैक्ट्री में। तो हम वहां पे गाड़ी से पहुंचे, सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था, हम आए, मेरे को बोला आप कौन? हम बोला रंजन पेड़ीवाल फ्रॉम पीडब्ल्यूसी। सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है। हम जैसे ही बोला रंजन पेड़ीवाल फ्रॉम पीडब्ल्यूसी, खड़ा हुआ, सैल्यूट किया। हम बोला किसको कर रही है? और बाद में मेरे को अंदर बुलाया, हम बोला आते आते। अब जैसे ही पहुंचे फैक्ट्री में, जो जितना इंचार्ज सब आ गया, बोला सर कुछ खाएंगे? हम बोला हाँ खाएंगे। बोला बताइए क्या खाएंगे? बोला जो जो खिला सकते खिलाइए। अब इमेजिन करो तुम लोग, आज से ठीक 7-8 महीना बाद जाएगा, 7-8 तो क्या मतलब 1 साल बाद जाएगा। अब उस समय ऐसा इज्जत जो आज तक जीवन में मिला हुआ नहीं है, मतलब इतना मजा आता था, इतना मजा। और बाद में बताएंगे, नहीं तो कल हम रियलाइज कि हम कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, तो आज कंट्रोल में। ठीक, तो पता है अब ऐसा ऑडिटर जब जाके ऑडिट कर रहा है तो भैया फ्री में तो करेगा नहीं, वो पैसा चार्ज करेगा। और जो पैसा चार्ज करेगा इसका नाम क्या है? ऑडिट फीस। अब इसका अपॉइंटमेंट किया गया है हेड ऑफिस के अंदर में, रजिस्टर्ड ऑफिस में, तो बिल भी भेजेगा वहां पर। तो वहां से जो पैसा है वो क्या है? ऑफिस ओवरहेड। बोलो क्लियर है? चलो मेरा आखिरी है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसका एग्जांपल मेरे से बेटर तुम लोग बताएगा। बोलिए सर। वेरी गुड। ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बताने दो, फिर हम बताते हैं। ये मेरा बस इसी के साथ हम खत्म करेगा। देखो, मेरा अगला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसका एग्जांपल हम नहीं, तुम लोग बताएगा। मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का मतलब क्या? वो सारा खर्चा जो गुड्स को प्रमोट करने में लगे, गुड्स को बेचने में लगे, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में लगे। कोई मेरे को 2-3 एग्जांपल दो, क्या रहेगा? मेरा पहला है एडवर्टीजमेंट का खर्चा। ऑब्जेक्टिव क्या है? गुड्स का प्रमोशन करना। पहला हुआ है एडवर्टीजमेंट, अगला सेल्स प्रमोशन या मार्केटिंग प्रमोशन। एक सेकेंड, क्या? फ्री सैंपल बांटना। कभी मॉल में जाएगा ना, वहां पे कुछ लोग फ्री में देता है, देखे कभी? फ्री सैंपल बांटता है। और जब भी कहीं फ्री सैंपल बढ़ता है, तुम लोग सबसे पहले वहां पहुंचता है या नहीं? 100%। ठीक, चलो एक काम करना, यहां लिखते हुए चलते हैं। ठीक, ये सब एग्जांपल तुम लोग बताओ, हम यहां लिखते हुए चलेगा। चलो मेरा पहला एग्जांपल क्या है? एडवर्टीजमेंट। चलो हमारा पहला है एडवर्टीजमेंट। हमारा पहला है एडवर्टीजमेंट। मेरा अगला क्या आने वाला है? सेल्स या मार्केटिंग प्रमोशन। सेल्स या मार्केटिंग प्रमोशन। तीसरा वाला क्या है? फ्री सैंपल। तुम लोग देखे ना फ्री सैंपल? तो जो फ्री सैंपल बांट रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? गुड्स का प्रमोशन ही तो है। तो यह है हमारा फ्री सैंपल। अगला बताओ और क्या एग्जांपल आएगा? अच्छा एक सेकेंड, अब हम तुम लोग को एक दो हिंट देंगे। नहीं हम देंगे, सुनो। पहला याद करो, जब रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो जो कैरेज लगा वो है कैरेज इनवर्ड। और जरा बताओ, जो फिनिश गुड्स को बेचेंगे उस पर जो कैरेज लगेगा उसका नाम क्या आएगा? कैरेज आउटवर्ड। तो मेरा कैरेज आउटवर्ड कहां जाना चाहिए? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। एक और एग्जांपल मेरा, हम 2 क्लास से बोले जा रहे हैं। प्राइमरी पैकिंग आता है ऊपर, बोलो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा पैकिंग आएगा? सेकेंडरी पैकिंग। तो फटाफट लिखे पॉइंट नंबर 4, कैरेज आउटवर्ड। मेरा अगला आएगा पॉइंट नंबर 5, सेकेंडरी पैकिंग। अगला सोचो, सेल्समैन का सैलरी हो गया है, कमीशन हो गया। ये हम कुछ कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं, ठीक है?
मेरा अगला हो गया वेयर हाउस का चार्जेस। जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का वेयर हाउस है तो उसके अंदर में जितना चार्जेस लगा, वेयर हाउस का रेंट, वेयर हाउस का इलेक्ट्रिसिटी, वेयर हाउस का जितना खर्चा लगा सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। तो मेरा अगला है वेयर हाउस चार्जेस। मेरा अगला एक और अच्छा एग्जांपल है, काफी बार जब डिलीवर करने के लिए ना हमारे कंपनी के पास खुद का व्हीकल रहता है, हमारे कंपनी के पास खुद का व्हीकल रहता है जो क्या करता है, डिलीवर करता है गुड्स। तुम लोग बताओ, जो व्हीकल कंपनी का खुद का है उसका पूरा वैल्यू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आना चाहिए या क्या आना चाहिए? जो मेरा व्हीकल है वो भी जाएगा बैलेंस शीट में, तो पीएल में क्या आना चाहिए उसका? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल वो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। एक और एग्जांपल देते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज। सेल कर दिए, उसके बाद सेल होने के बाद जो सर्विसेज दिया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव कौन सा? ईसीओ। अच्छा करेक्ट, वो भी आएगा, पर वो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में है। यहां पे हम लोग ओनली बोलते हैं ना पूरा ग्लोबल सारा तरह के इंडस्ट्री में जो लगा उसका बात कर रहे हैं। मेरा अगला हम बोले आफ्टर सेल सर्विसेज। एक और एग्जांपल है इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन। नाम सुना है इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन? जहां पे एग्जीबिशन लगता है, जहां पे हर एक बड़ा बड़ा कंपनी जाके अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करता है, और जब प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अपने गुड्स को प्रमोट करना। तो जहां पे वो एग्जीबिशन लगाया है वहां पे उसको एक अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? गुड्स का प्रमोशन। कहां जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यह है इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन। चलो बस बहुत हुआ। ये हाँ, आफ्टर सेल सर्विसेज का एग्जांपल क्या है? आफ्टर सेल सर्विस मतलब सेल तो कर दिए, अब सेल हो जाने के बाद अगर बाई चांस कस्टमर को कोई भी सर्विस का रिक्वायरमेंट पड़ा तो एक कस्टमर सपोर्ट टीम बनाना पड़ेगा ना। अब जो कस्टमर सपोर्ट टीम बनाया है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि जो कस्टमर है वो एटलीस्ट खुश रहे, तो इसीलिए मेरा कहां जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा एक और एग्जांपल याद आया, फैक्ट्री ओवरहेड में लिखना, पॉइंट नंबर 9। एक और फैक्ट्री ओवरहेड का एक एग्जांपल अच्छा याद आया, फैक्ट्री ओवरहेड में लिखना मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। मेरा फैक्ट्री ओवरहेड में लिखा मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। मेरा मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट का मतलब क्या? मान लो ये हमारा फैक्ट्री, इस कोने में स्टोर्स डिपार्टमेंट और उस कोने में है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब जब मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को लगेगा टोबैको स्टोर्स वाले से मंगवाएगा। अब यहां तो क्लासरूम छोटा सा है, रियल लाइफ में फैक्ट्री बड़ा बड़ा होता है। अब जस्ट इमेजिन करो, इस कोने से उस कोने में अगर रॉ मटेरियल लेकर जाना है तो सर पे तो लेकर जाएगा नहीं, वहां पे क्या रहता है? छोटा छोटा फॉकलिफ्ट रहता है। फॉकलिफ्ट क्या करता है? रॉ मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट से लिया, प्रोडक्शन तक पहुंचाया और वापस आएगा और ये काम करता रहेगा। तो जो इंटरनली फैक्ट्री के अंदर में मूवमेंट हो रहा है रॉ मटेरियल का स्टोर से फैक्ट्री तक, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वापस प्रोडक्शन से फैक्ट्री स्टोर्स, तो जो इंटरनल मूवमेंट हो रहा है इसमें खर्चा तो लगा। पता है ऐसे कॉस्ट को क्या बोलते हैं? मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। और मेरा मटेरियल हैंडलिंग कहां पर हो रहा है? फैक्ट्री के अंदर में, इसीलिए कहां जाने वाला है? फैक्ट्री ओवरहेड। डन। एक काम करो, सबका चेहरा ऊपर, तुम लोग के साथ खेलते हैं वो। अब हम एक काम करेगा, तुम लोग क्विक फायर खेलते हैं, हम बस खाली एक नाम लेगा, तुम लोग बताना ये कहां पर जाना चाहिए। ठीक, सोचने का टाइम हम देगा नहीं, एक एक सेकंड में आंसर देना है। बताना। पहला, प्लांट एंड मशीनरी का सारा खर्चा, ऑफिस का सैलरी, ऑडिटर का फीस, लीगल चार्जेस, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, पावर एंड फ्यूल, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, डायरेक्ट एक्सपेंस। पहला जगह अटका। अरे खर्चा तो डायरेक्ट मटेरियल भी फैक्ट्री में लगा, तो ले जाओ फैक्ट्री ओवरहेड में। डायरेक्ट वर्कर भी तो फैक्ट्री के अंदर में ले जाओ फैक्ट्री ओवरहेड में। डायरेक्ट मतलब क्या? जो डायरेक्टली हर एक ये क्या नाम है, फिनिश गुड्स को बनाया, और बाकी सब इनडायरेक्ट है जो डायरेक्टली रिलेट नहीं हो पाता हर फिनिश गुड से। ठीक,
मेरा पूरा फ्लो तोड़ दिया लड़का। चलो अब वापस से। हाँ, मेरा डेप्रिसिएशन डिलीवरी व्हीकल का, मेरा डेप्रिसिएशन ऑफिस अप्लायंस का, मेरा डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी का, कूलेंट एंड लुब्रिकेंट, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट, इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, मेरा फ्री सैंपल, हाई चार्जेस ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट, कहां जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। याद है कल बताया था। अगला कैरेज आउटवर्ड, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड जब परचेज का वैल्यू निकालेंगे उसमें जुड़ेगा। याद करो, परचेज के वैल्यू में लोडिंग अनलोडिंग, रास्ते का कैरेज इनवर्ड। देखा, जहां पे हम फिरकी मार रहे हैं तुम लोग उसमें घूम जा रहे हैं। बस एक जोड़ और बताना। अगला बताओ वो समझा ना क्या बोला? ठीक है, चलो डन। तो एग्जाम के अंदर में ना बहुत सारा लाइन आइटम रहेगा, बस ढंग से पढ़ के आइडेंटिफाई करना कौन सा कहां जाएगा, उसको वहां पर लेकर चले जाना। अब बस एक लास्ट, अरे वाह, हमारे लाइव ऑनलाइन से आंसर ही आंसर आया। किसका कौन सा आंसर है वो नहीं पता, बस आ गया। अब देखो, जो मेरा ऑफिस ओवरहेड है, पर तुम लोग देखना मेरे कॉस्ट के अंदर में जितना ऑफिस ओवरहेड है वो रहता था 2 पार्ट में। याद है 2 पार्ट क्या था? एक नेचर ऑफ और एक नेचर ऑफ मार्केटिंग। तो जो मेरा ऑफिस ओवरहेड है यहां से 2 हिस्सा, एक नेचर ऑफ प्रोडक्शन और एक नेचर ऑफ मार्केटिंग या फिर जनरल। मार्केटिंग और जनरल संग में। अब आइदर रहेगा कुछ प्रोडक्शन नेचर का, या रहेगा मार्केटिंग या फिर जनरल नेचर का। ठीक। अब तुम लोग बोलेगा जितना मेरा हेड ऑफिस के अंदर में खर्चा लगा, तो देखो मेरा हेड ऑफिस में जितना खर्चा लगा वहां पे काम किया गया 2, एक प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजन लिया गया और एक बाकी सब डिसीजन लिया गया। अब तुम लोग बोलेगा कैसे पता चलेगा? एक बताए बात, कैसे पता चलेगा? हेड ऑफिस को देखो, बस पता है एक ही ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका खर्चा जाना चाहिए प्रोडक्शन नेचर में। जरा ये सारे के सारे डिपार्टमेंट का नाम पढ़ो, नाम से समझ में आ जाएगा। जरा बताओ कौन सा डिपार्टमेंट? हमको क्यों दिख रहा है? उधर देखो ना। अरे क्वेश्चन नहीं समझा। हम ये बोला कि हेड ऑफिस में बहुत सारा डिपार्टमेंट है। हेड ऑफिस के अंदर में एक पर्टिकुलर वैसा डिपार्टमेंट है जिसका काम खाली प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजन लेना है, जो खाली प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजन ही लेता है। बताओ इनमें से वो कौन सा डिपार्टमेंट है? बस क्वेश्चन यही तो था। यानी हेड ऑफिस के अंदर में जो मेरा प्रोडक्शन मैनेजर का सैलरी, या जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो बना के रखा है हेड ऑफिस के अंदर में, जो प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजन लेता है, वो जाएगा एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर में। और बाकी जितना भी आइटम बच गया, अरे बोलने तो बाकी जितना भी आइटम बच गया वो आइदर रहेगा मार्केटिंग। अब जैसे ये मार्केटिंग है, और बाकी देखो किसी का एग्जैक्ट नेचर तो है नहीं कि ये प्रोडक्शन है या मार्केटिंग, तो जिसका एग्जैक्ट नेचर ना रहे, जिसका एग्जैक्ट नेचर ना रहे, तुम लोग बताओ उसको प्रोडक्शन बोले, मार्केटिंग बोले या जनरल बोले? जनरल। तो देखो इसीलिए हम मार्केटिंग जनरल को संग में क्लब किया। यानी होता क्या है, जितना मेरा हेड ऑफिस में खर्चा लगा जो प्रोडक्शन रिलेटेड है उसको अलग करके ऊपर ले जा, और इसके अलावा बाकी जितना खर्चा बचा वो इधर मार्केटिंग का होगा, या जिसके एग्जैक्ट नेचर नहीं पता, मतलब वो जनरल नेचर का है, वो सारा खर्चा नीचे आ जाएगा। अब मेरा एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन रिलेटेड ऊपर क्यों गया? कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को याद करना। नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर, माइनस सेल ऑफ स्क्रैप, प्राइमरी पैकिंग, तो आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और याद करो इसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे वैल्यू करते थे क्लोजिंग स्टॉक को। तो क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने में खाली वही तो खर्चा आना चाहिए जो प्रोडक्शन रिलेटेड है। अब जो प्रोडक्शन रिलेटेड है ही नहीं, वो क्लोजिंग एफजी में क्यों आना चाहिए? इसीलिए बाकी सारा खर्चा को हम लोग क्या करते हैं, नीचे लेकर जाते हैं। तुम लोगों ने एग्जाम में कैसे पता चलेगा? एग्जाम में क्लियर कट वर्ड यूज करेगा ऑफिस ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन नेचर, या क्लियर कट बोलेगा हेड ऑफिस में प्रोडक्शन मैनेजर का सैलरी, तो ये जाएगा ऊपर, बाकी सारा एडमिन ओवरहेड जाएगा नीचे। डन। एक काम करना,
ट्राई करना अपने आप एक क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन नंबर 3। तुम लोग को आइडिया है आज मेरे फीवर है? तुम लोग को मेरे को देख के समझ में आ रहा है? घर वालों को भी समझ में नहीं आता। आज मेरे फीवर है 100.7। क्या नहीं होता है? 100.7। मेरा अभी वो लिया हुआ डोलो, पैरासिटामोल होता है ना, इससे तो मेरे को स्वेटिंग हुए जा रहा है। एक काम करना प्लीज, एक बार आना पेज नंबर 2.7, क्वेश्चन नंबर 3, हमारा आज का पहला क्वेश्चन। एसी ऑफ? नहीं नहीं, ये अपना चिंता करिए, मेरा नहीं। एसी बंद कर दे, पीछे वाला बंद कर दे। टेम्परेचर बढ़वा दे। अभी ये चल रहा है 16 में, इसको करवा देते हैं 20। चलेगा? 24, ठीक। 16 को करते 24। 1 मिनट का टाइम दो, बस ये क्वेश्चन हम संग में पढ़ लेते हैं। तुम लोग जब करेगा ना अपने आप, तो हमारे सीनियर मैनेजर आके एसी के तापमान को कंट्रोल करेंगे। चलो एक काम करते हैं, हम लोग आते हैं। हमारा पेज नंबर कौन सा है भाई? 2.7, क्वेश्चन नंबर 3। एक बार ये एसी का रिमोट आगे भी ना इसका टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। कैसा कमजोर लोग हैं यहां पे। अरे किसको ऐसे कहां बांट दिए? गजब। ठीक है, 2 मिनट बात करते हैं। ठीक, चलो एक बार फटाफट क्वेश्चन रीड करते हैं। एक काम करना है, क्वेश्चन को पढ़ना और जरा क्लासिफाई करना कौन सा किस ओवरहेड का पार्ट बनेगा। बस खाली तुम लोग एक जगह अटकेगा। पढ़े क्वेश्चन नंबर 3। कंपनी इज अ मेटल एंड वुड कटिंग मैन्युफैक्चरर। ये क्या करता है? मेटल और वुड कटिंग मैन्युफैक्चरर है। वुड लेके आता है, काटता है, मेटल लेके आता है, काटता है, और बाद में ऐसे प्रोडक्ट को बेचता है टू होम कंस्ट्रक्शन मार्केट। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2015। अब बस तुम लोग अटकेगा पहला लाइन में। सैंड पेपर। पहले बताओ सैंड पेपर का मतलब क्या? क्या भाई, तुम क्या क्या करता है बात बताओ। तुम्हारा ये भी काम है सही में? नहीं नहीं, अच्छा है, करो। टाइम कैसे मिल रहा है इसको? हेड ऑफिस जा रहा है, लीगल चीज संभाल रहा है, पार्ट टाइम वो भी है। ओह माय गॉड। चलो हाँ, मेरा सैंड पेपर क्या है? कभी भी अगर तुम लोग बाई चांस कोई भी उसको देखेगा ना, सुनो एक सेकंड, थोड़ा सा ना एक अर्जेंट कॉल आया है, 1 मिनट रुकेगा? हम इसीलिए मोबाइल को रखा था, वेरी अर्जेंट। हाँ 1 मिनट, 1 मिनट, एचआर नहीं है, 1 मिनट हो जाएगी। कॉल वो हो रहा है, हमको लगता है मेमो कॉल कर रहा है। हाँ हाँ ठीक है। चलो
अरे वाह, क्या मस्त आंसर दिया ये। हमारे प्रियम ने एक बड़ा अच्छा आंसर दिया। बहुत लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे। सैंड पेपर क्या है ऑस्ट्रेलिया वालों को पता होगा। नाइस। चलो, सैंड पेपर का मतलब क्या होता है? कभी भी अगर जीवन में कोई भी, जैसे हमारा जब बेंच बना था, तो जब बेंच बना सबसे पहले वुड आया, उसे काटा गया, और बाद में इसके सरफेस को स्मूथ करने के लिए क्या किया गया? एक सैंड पेपर लिया और इसको अच्छे से प्यार से धीरे धीरे वो कर रहे थे। समझ में क्या कर रहे थे? समझ में आया? वर्ड हमको नहीं पता क्या कर रहे थे, पर कर रहे थे। ठीक। यानी जो सैंड पेपर है उससे क्या करते हैं? जो अनइवन सरफेस है इसे स्मूथ करना। अब ये जो मेरा सैंड पेपर है, जरा एक काम करो, अपने अपने बेंचेस में देखो, बाजू में सैंड पेपर चिपकाया हुआ है क्या? नहीं। यानी फिनिश गुड्स में नहीं दिखा, मतलब ये डायरेक्ट मटेरियल तो नहीं है। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, जो सैंड पेपर, ये जो काम का, ये जो हम लोग काम किए, तुम लोग बताना है बेंच बनाने का काम क्या डायरेक्टर लोग हेड ऑफिस में किए, या मार्केटिंग वाला अपने घर में किया, या फैक्ट्री में किया गया? फैक्ट्री। तो ऑब्वियस सा बात है, कहां जाना चाहिए? फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये मेरा कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। अब हम चाहेगा फटाफट तुम लोग मेरे को आंसर दो, हर एक चीज कहां जाएगा। बाजू में ना हमेशा पहले लिख देना पेंसिल से, ताकि जब क्वेश्चन करेगा वो इजी रहेगा। अब मेरे को फटाफट बताओ, मेरा सेकंड लाइन, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कहां जाएगा? कूलेंट एंड लुब्रिकेंट। अब अगला नाम खुद बता रहा है, मिसलिनियस इनडायरेक्ट। बताओ, जैसी शब्द आया है इनडायरेक्ट माने ओवरहेड, और कौन सा ओवरहेड है? मैन्युफैक्चरिंग, यानी फैक्ट्री ओवरहेड। अब मेरा अगला लाइन लिखा हुआ है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर। वर्ड है डायरेक्ट। अब डायरेक्ट में इधर मटेरियल रहेगा या वेजेस रहेगा, एक्सपेंस। और ये डायरेक्ट किसका खर्चा है? लेबर का। बोलो ये क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, या डायरेक्ट एक्सपेंस? डायरेक्ट। अरे क्या? हाँ, इसमें क्यों कंफ्यूज हुआ? अब 1 2 3 4 5 6 कोई भी वर्ड चलेगा। अब जो मेरा अगला 6 लाइन दिया हुआ है, ये मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग, एफजी का ओपनिंग क्लोजिंग, डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग क्लोजिंग। तो मेरा ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया है। अब मेरा अगला 1 2 3 4। अब एक काम करो, ये चारों लाइन को संग में देखो। मेरा प्लांट एंड मशीनरी का खर्चा, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी का प्रॉपर्टी टैक्स, प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस। तुम लोग जरा बताना, जो मेरा प्लांट एंड मशीनरी का जितना भी खर्चा आएगा, रुको हम जिससे पूछे, मेरा प्लांट एंड मशीनरी का जितना भी खर्चा आएगा वो कहां जाएगा? बताने वाली हैं आप। यस। फैक्ट्री ओवरहेड। आपका नाम क्या है? अच्छा, क्या? ओ अच्छा, चलो। यानी जैसे मेरा वर्ड आया प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का सारा खर्चा कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। अब अगला लिखा है डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम में काम आएगा। ये लिखा है सेल या रेवेन्यू। अब सेल बोले या रेवेन्यू एक ही बात है, कॉस्ट शीट का लास्ट लाइन। मेरा अगला लिखा हुआ है मार्केटिंग प्रमोशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के आदमी का सैलरी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नाम खुद ही बता रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगला बताओ कस्टमर सर्विस कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रिपेयर करना है कॉस्ट शीट, इसके लिए समय मिलता है 10 मिनट। ट्राई करो अपने आप करने का। प्लांट लीजिंग कॉस्ट मतलब कोई प्लांट एंड मशीनरी है, उसको लीज मतलब हायर पे लिए, रेंट पे लिए, तो रेंट देखो पीएल में जाता। और यहां बोलता ना हायर चार्जेस ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट, तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता। वर्ड अगर स्पेसिफिक आता, खाली नॉर्मल हायर चार्जेस है, हायर मतलब रेंट पे लिए, किसको लिए? प्लांट एंड मशीनरी, मशीन का सारा खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड। डन। अब एक काम करना, तुम लोग एटलीस्ट प्राइम कॉस्ट तक पहुंच रहा, हम मिलेंगे प्राइम कॉस्ट के बाद में। कोई डिफरेंस नहीं है प्रियम, दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। सर आप रोहित शर्मा से इन्फ्लुएंस्ड है क्या? अच्छा वो, हाँ हाँ हाँ, नहीं क्यों? देखो डायरेक्ट एक्सपेंस तो तब रहता जब एग्जैक्ट पता रहे कि हर एक बेंच या हर एक प्रोडक्ट को बनाने में एग्जैक्ट कितना कितना यूज किया गया, वो रहेगा डायरेक्ट। पर अब एक सैंड पेपर से कभी हो सकता है 10 बेंच सही हो जाए, कभी हो सकता है 12 सही हो जाए। तो जब डायरेक्टली नहीं पता है एग्जैक्ट इसके लिए ये यूज किया गया, तो मेरा डायरेक्ट नेचर का नहीं है, पर खर्चा तो है,
मतलब वो इनडायरेक्ट हुआ। चलिए मेरा क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले लिखते हैं हमारे कंपनी का नाम। कंपनी का नाम क्या है? कुछ नहीं है, तो जिसका नाम कुछ कुछ नहीं होता उसका नाम डॉट डॉट होता है। चलो कॉस्ट शीट ऑफ प्रोडक्ट डॉट 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 डॉट। ये कौन से मंथ का बनाना है? फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 15 लिखते हैं फॉर अक्टूबर 2015। ठीक, आए काम करना, सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड डायरेक्ट वेजेस लिख के प्राइम कॉस्ट तक पहुंचना। हम सीधा मिलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड में। अभी तो बढ़ाए थे, नहीं बढ़ा? वाह कितना अच्छा हवा रहा है। ट्वेंटी 24 ठीक है, उसको बंद कर दे, बंद ही कर दे, ठंडा लग रहा है बहुत। सॉरी सॉरी। चलो फटाफट लिखते हैं पहला रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब देखो जब तुम फैक्ट्री ओवरहेड लिखेगा ना बता देता है, कुछ लोग मेरे से आगे चला गया होगा। अब मेरा फैक्ट्री ओवरहेड में ना बहुत सारे एग्जांपल था। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। दो ऑप्शन है, एक वर्किंग नोट बना या अगला ऑप्शन है फैक्ट्री ओवरहेड लिखना, 8 लाइन लिखना डिटेल कॉलम में, टोटल बाहर। समझे हम क्या बोला? फैक्ट्री एक ऑप्शन है नीचे वर्किंग नोट बनाओ फैक्ट्री ओवरहेड का वैल्यू क्या, या अगला ऑप्शन है पूरा डन फैक्ट्री ओवरहेड का हर एक लाइन आइटम लिखना डिटेल कॉलम में और टोटल करके बाहर कर देना। तो ये भी आया फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल, दोनों चलेगा। प्रियम तुम टेलीग्राम ग्रुप में देखना, ऑलरेडी मेरा फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ डाला हुआ है, तो आराम से उसको रेफर कर लो क्वेश्चन करने में। चलो यहां लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आने वाला है? ओपनिंग रॉ मटेरियल, ऐड करेंगे परचेज, लेस करेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ठीक, जरा देखा क्वेश्चन में ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना है, परचेज कितना है, क्लोजिंग रॉ मटेरियल कितना है। देखना मेरा मटेरियल का ओपनिंग दिया हुआ है 1 लाख 1 अक्टूबर, 31 अक्टूबर क्या होगा क्लोजिंग, वो दिया है 125, एंड परचेज का वैल्यू दिया हुआ होगा कहीं, ये रहा, परचेज का वैल्यू दिया हुआ है 11,50,000। यानी जैसी तीनों वैल्यू लिखेंगे एडलेस करके मेरे को क्या मिल जाएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम। सो ये आएगा 1 लाख, 11,50,000, 1,25,000, 1125। क्या मैंने सही लिखा? चलो यह है हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद मेरा सेकंड लाइन कौन सा आने वाला है? डायरेक्ट वेजेस। अब मेरा डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में क्लियर कट दिया हुआ होगा, कितना दिया हुआ है ये रहा। जैसी वर्ड डायरेक्ट आया वो इधर मटेरियल होगा या वेजेस होगा या एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस होता तो एग्जैक्ट वर्ड यूज करता, डायरेक्ट एक्सपेंस या चार्जेबल या ट्रेसेबल या एग्जांपल देता। अब ये डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, किसका है? लेबर का खर्चा, तो लेबर को तो वेजेस ही देंगे, तो ये डायरेक्ट वेजेस हो गया। कितना रुपया है? 7,50,000।
अब मेरा तीसरा लाइन आने वाला है डायरेक्ट एक्सपेंस। क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं बोला, और अगर कुछ नहीं बोला लिखकर जीरो मत लिखना, चीप लगेगा। दोनों को जोड़ देना, क्या मिल जाएगा? प्राइम कॉस्ट। चलो एक काम करें, निकाले प्राइम कॉस्ट कितना आएगा? 18,75,000। क्या मैंने सही लिखा? अब मेरा प्राइम कॉस्ट के बाद मेरा पहला ओवरहेड आने वाला है फैक्ट्री ओवरहेड। मैक्सिमम एग्जांपल इस क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड का है। डिटेल कॉलम लिख के टोटल बाहर। चलो लिखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। क्या क्या है फटाफट देखें। मेरा पहला लाइन सैंड पेपर 5,000, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट 175, कूलेंट एंड लुब्रिकेंट 12,500, मेरा अगला है इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर, ये रहा 1 लाख। कर सकते हैं लाइव ऑनलाइन में। प्रॉफिट का आंसर तो आ रहा है पर सबका अलग अलग आ रहा है। एक आया 14,25,000, एक आया 5,25,000। यहां पे जिन लोग का भी है उनका क्या आया? अच्छा देखते ठीक। वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट स्ट्रोक देखे कॉस्ट ऑफ स्लैश। चलो डन। ये मेरा हुआ 4 लाइन, और अगला देखो 4 लाइन नीचे भी है। प्लांट लीजिंग कॉस्ट है 135, लीज का मतलब रेंट पे लेना या हायर पे लेना। अब जो मेरा रेंट है ये वापस से मेरा कहां जाता है? पीएल में, और कॉस्ट शीट भी एक तरह का पीएल है, और प्लांट एंड मशीनरी को लिए इसीलिए फैक्ट्री ओवरहेड। हाँ सेम चीज है, सेम चीज है। मेरा नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 90,000, मेरा अगला प्रॉपर्टी टैक्स ऑन प्लांट दिया हुआ है 10,000, मेरा इंश्योरेंस ऑन प्लांट दिया हुआ है 7,500, सुनो ना, कोई एक बार फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल किया है क्या? 5 लाख पक्का ना? मेरा फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल आएगा 5,35,000, करेक्ट। मेरा प्राइम कॉस्ट तक आया हुआ था, फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर दिए, ऐड करते मेरे को क्या मिलने वाला है? ग्रॉस फैक्ट्री या फिर वर्क्स कॉस्ट। हाँ एक मिनट बता रहा है, एक बार हमको 1 मिनट बता रहे हैं। हाँ बता रहे। ये आएगा 1875 प्लस 535 24,10,000, सही ना? अब मेरा ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट के बाद मेरे को करना है 2 एडजस्टमेंट ऐड करेंगे। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस करने वाले हैं क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। चलो ऐड करते हैं ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस करने वाले हैं क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। मेरा अगला ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कहां दिया है? क्वेश्चन में क्लियर कट दिया हुआ है। जरा देखा कितना दिया हुआ है। मेरा डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग 25, मेरा डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग 35, सो 25 एंड 35। सर लीजिंग कॉस्ट का मतलब क्या? लीज का मतलब हायर या फिर रेंट पे लेना,
और रेंट जैसे मेरा पीएल में जाता है, कॉस्ट शीट भी एक तरह का पीएल है, और ये मशीन का खर्चा था इसीलिए गया फैक्ट्री ओवरहेड। सुनो ना, एक बार हमको ऐड कर बताओ नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट। चलो यार 24 लाख। ठीक, अब सोचो नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट के बाद सारा नया खर्चा। मेरा पहला आने वाला है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, नहीं है। मेरा अगला आने वाला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, नहीं है। मेरा अगला आने वाला है एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर, नहीं है। सेल ऑफ स्क्रैप, नहीं है। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट भी नहीं है। यानी शॉर्ट ये जो आया वही बन जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ नहीं, लिख के नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे ये आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कि तुम लिखकर लिखेगा जीरो, सारा वैल्यू जीरो, सारा वैल्यू जीरो, चीप लगता है। सीधा लिखना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद मेरे को करना है दो एडजस्टमेंट, ऐड करेंगे ओपनिंग एफजी, लेस करेंगे क्लोजिंग एफजी। चलो ऐड करेंगे ओपनिंग एफजी, लेस करेंगे क्लोजिंग एफजी। मेरा क्वेश्चन उठता है ओपनिंग एफजी क्लोजिंग एफजी कितना है। ये रहा एफजी का ओपनिंग 250, क्लोजिंग एफजी 375। चलो ये मेरे को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सुनो ना, एक बार बताओ ना कितना आएगा। 22,75,000। चलो डन। अब मेरा अगला आने वाला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब देखो मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है। इसमें भी शायद कुछ लाइन था ना। मेरा आखिरी चार्ट दिया हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिटेल कॉलम में लिखकर टोटल बाहर करो अपने आप। चलो मेरा पहला है मार्केटिंग प्रमोशन 150। मेरा अगला है मार्केटिंग सैलरी 250। मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 175। और कस्टमर सर्विस कॉस्ट है 2,50,000। मेरा कस्टमर सर्विस कॉस्ट कितना था, 2,50,000। ये मिलाकर आएगा 825। यानी जैसे ऐड करेंगे मेरे को मिलाकर के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर, सेल वैल्यू दिया हुआ है। सुनो ना, एक बार हमको कॉस्ट ऑफ सेल बताओ ना कितना। 31 लाख। मेरा कॉस्ट ऑफ सेल आया 31 लाख, ऐड करना है प्रॉफिट, मिलेगा सेल। अब क्वेश्चन में आइदर प्रॉफिट देगा या सेल। ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेल, प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। चलो ऐड करें प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर, सेल वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सेल वैल्यू। सेल वैल्यू दिया है 34 लाख, यानी मेरा प्रॉफिट आने वाला है 3 लाख। डन। सुनो ना, तुम लोग का ये वाला राइट हुआ मेरे करने के पहले, मेरे से पहले एक मिनट, कितने लोग का मेरे से पहले राइट था, यानी आपको आ चुका है। यानी तुम लोग मेरे को चैलेंज कर रहा है, 2 मिनट में करके दिखाया क्वेश्चन। ट्राई करना हमारा अगला क्वेश्चन अपने आप। क्वेश्चन नंबर, तुम लोग आज एक होमवर्क रहेगा, ठीक है। क्यों नहीं पूछा नहीं है, बता रहे हैं। हाँ तभी तो होमवर्क दे रहे हैं। ट्राई करना, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिखने में लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 8। लाइव ऑनलाइन में जूही जी ने कहा यस चैलेंज। सर लास्ट में एक बार सम दिखा देना। ये जो हम किया, इस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके टेलीग्राम में डाल देंगे। जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन उसमें हम डालता जाएगा। ठीक। अब फटाफट करते हैं क्वेश्चन 8 को करने के लिए समय मिलेगा 8 मिनट, बस खाली हम पढ़ के छोड़ रहे हैं। इस क्वेश्चन में एक दो गजब का बात है, चलो देखते हैं।
The following data relate to manufacturing of a standard product during the month of April 20x8. पहला लाइन लिखा है रॉ मटेरियल 1,80,000, मेरा डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है 90,000। अब हम चाहेगा कोई अगला दो लाइन पढ़ के बताओ कि ये कहां जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है मशीन आर वर्क 10,000, यानी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल मेरा मशीन 10,000 घंटा चला। मेरा मशीन का आर दिया हुआ है, मेरा मशीन कुल मिलाकर कितना आर चला है 10,000 आर। और कोई बताएगा मशीन रिलेटेड सारा खर्चा कहां जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। मशीन चला है 10,000 आर, और तुरंत नेक्स्ट टाइम में देखो क्या लिखा हुआ है, मशीन आर रेट पर आर। रेट पर आर दिया हुआ है 8। रेट पर आर, हर घंटा मशीन चलने पे खर्चा लगता है 8। हर घंटा मशीन चलने पे खर्चा लगता है 8, पर भाई मशीन तो चला है 10,000, यानी कुल मिला के खर्चा क्या लगेगा 10,000 टू 8 कितना आएगा 80,000। और ये मेरा कहां जाने वाला है, फैक्ट्री ओवरहेड। बोलो क्लियर है यहां तक? अरे बोलो ना, पक्का। अगला लाइन, अब यहां वर्ड यूज किया है खाली एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब तुम लोग मेरे को बताओ, खाली वर्ड यूज किया है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब ये आइदर होगा प्रोडक्शन नेचर या रहेगा मार्केटिंग या जनरल नेचर। मार्केटिंग जनरल संग में यूज करते हैं। तुम लोग बताओ इसको कहां ले जाना चाहिए, क्यों प्रोडक्शन? हम क्या बोला, अगर बाई चांस प्रोडक्शन रहेगा वो क्लियर कट बताएगा। एडमिन ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन अगर रहा वो बताएगा एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर है। बताओ यहां पे प्रोडक्शन वर्ड यूज किया है नहीं, क्या मार्केटिंग वर्ड यूज किया है नहीं, यानी इसका नेचर क्या है जनरल। और अगर ये जनरल नेचर का बच गया, ये कहां चला जाएगा नीचे। तो और बाई चांस क्या, हम कब बोले बात? अरे वो क्वेश्चन नंबर 2 में अज्यूम करने नहीं बोले, वो क्वेश्चन में था प्रिंट नहीं हुआ था। हम ये नहीं बोले अज्यूम करना, वो प्रिंट नहीं हुआ था, वो करवाया था। एक सेकेंड, वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अरे मेरे को बोलने दो ना, ठीक। वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, मतलब हेड ऑफिस का खर्चा, ठीक। फैक्ट्री ओवरहेड तो यहां पे अलग से लिखा हुआ ही है। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, यानी हेड ऑफिस में खर्चा लगा। अब हेड ऑफिस में जो भी खर्चा लगेगा वो आइदर प्रोडक्शन रिलेटेड रहेगा या मार्केटिंग रिलेटेड। अब अगर प्रोडक्शन रिलेटेड रहा, क्वेश्चन बताएगा एडमिन ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन नेचर, और मार्केटिंग रिलेटेड रहा, वर्ड बताएगा एडमिन ओवरहेड ऑफ मार्केटिंग नेचर। क्या इनमें कुछ भी वर्ड बताया? नहीं बताया, मतलब नेचर नहीं पता। और जिसका नेचर नहीं पता वो जनरल नेचर है। और अगर वो जनरल नेचर है तो देखो हमारे कॉस्टशीट में जनरल नेचर वाला कहां जाता है, प्रोडक्शन नेचर वाला ऊपर, मार्केटिंग एंड जनरल नेचर वाला नीचे। डन। यानी जब तक एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर वर्ड यूज ना करे वो जनरल नेचर है, और अगर जनरल नेचर है मतलब ये कहां जाने वाला है, नीचे। अब आगे मेरा लिखा हुआ है सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट। कितना यूनिट प्रोड्यूस किए 4,000, कितना यूनिट बेचे 3,600, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है 125। बनाना क्या है, कॉस्टशीट। बन जाएगा, ट्राई करो। चलो हमारा कॉस्टशीट का पहला लाइन क्या आने वाला है, रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब रॉ मटेरियल पहला लाइन में लिखा है 1,80,000, तो सीधा लिखेंगे रॉ, मानेंगे वही परचेज है, वही कंज्यूम, सब वही है। याद नहीं है, इतना जल्दी कैसे खो गया भाई? लाइव ऑनलाइन में भी आंसर आ गया इतना जल्दी। मुझे बनाना क्या है, कॉस्टशीट कौन से महीने का बनाना है, अप्रैल 20x8।
यानी सिंपल तरीका से अगर एडमिन खाली वर्ड एडमिन ओवरहेड रहे वो हमेशा जनरल नेचर का है, और जनरल नेचर मतलब वो नीचे जाएगा। प्रोडक्शन नेचर का हार्डली एग्जाम में मिलेगा, जनरली मिलेगा ही नहीं। तो अगर एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर का रहा वो वर्ड यूज करेगा प्रोडक्शन नेचर, तब लेके जाना ऊपर। खाली अगर एडमिन ओवरहेड है वो जाएगा नीचे, बस। चलो मेरा पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट रुपीज, हाँ कटेगा कटेगा तो बोल रहे हैं। चलो मेरा पहला लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। जो लोग का हो गया वो लोग एक जगह, मेरे को ऐसा लगता है चलो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, मेरा पहला लाइन में लिखा हुआ है रॉ मटेरियल, ये तो बताया नहीं परचेज है या कंज्यूम, और ना ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है, तो मानेंगे यही परचेज यही कंज्यूम जो है वो यही है। कितना है 1,80,000। चलो सेकंड लाइन में आने वाला है डायरेक्ट वेजेस, कितना है 90,000। मेरा दोनों मिला के प्राइम कॉस्ट कितना आएगा 2,70,000। प्राइम कॉस्ट तक राइट हुआ होगा। मेरा प्राइम कॉस्ट के अंदर को ऐड करना है मेरा पहला ओवरहेड जिसका नाम क्या है फैक्ट्री ओवरहेड। मेरा मशीन वर्क दिया है 10,000 और हर घंटा मशीन चलने पे रेट लगता है 8 रुपया करके, तो 10,000 आवर में क्या लगेगा 10,000 to 8 कितना आएगा 80,000। चलो यह है हमारा ग्रॉस फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट। बोलो आया 3,50,000। अब इसके अंदर को ऐड करना है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस करना है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, नामो निशान नहीं है। यानी जो मेरा ग्रॉस फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट है एग्जैक्ट यही बन जाएगा नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट। अब इसका सारा नया नया खर्चा, क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, एडमिन ओवरहेड है पर प्रोडक्शन नेचर नहीं बोला तो वो भी नहीं है, माइनस सेल ऑफ स्क्रैप नहीं है, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट नहीं है, यानी यही क्या मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोलो आया यहां तक? तुम लोग यहां तक राइट किया? अगला लाइन गलत है। मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद बताओ दो एडजस्टमेंट करते हैं, ऐड करते हैं ओपनिंग एफजी लेस करते हैं क्लोजिंग एफजी। क्वेश्चन के अंदर में ओपनिंग एफजी तो नहीं है पर पता है क्लोजिंग एफजी है। तो बोला नहीं 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 है, नजर नहीं आया। जरा दो लाइन देखना, चौक खोल के नजर आएगा कहां पे है जरा देखा। यूनिट प्रोड्यूस 4,000 यूनिट बनाए हैं और यूनिट सोल्ड दिया हुआ है 3,600, तो 4,000 बनाए पर बेचे 3,600, यानी बाकी 400 बना था पर नहीं बिका, और जो बाकी 400 बना था नहीं बिका वो कहां रह गया क्लोजिंग स्टॉक में। एक सेकेंड, नजर आया था? नहीं। अच्छा एक मिनट, कितने को नजर आया था? हम नहीं मानता। हाँ तुम्हारा मानता, तो मेरा क्या जो खराब है। चलो क्रिश बता देगा, पहले इस क्वेश्चन को कर लो, बता देगा। देखो तो ध्यान देना, 4,000 यूनिट बनाए जिसमें बेचे 3,600, यानी बाकी 400 यूनिट बना पर नहीं बिका, और भाई जो बन जाए और ना बिके वो मेरा कहां रह गया क्लोजिंग स्टॉक में, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा क्लोजिंग एफजी। अब तुम लोग बोलेगा क्लोजिंग एफजी अगर माइनस करना पड़ेगा, यानी क्लोजिंग एफजी एक तरह का इन्वेंट्री है, और अगर एक तरह का इन्वेंट्री है तो मेरे को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। पता है इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, पता है क्यों? यहां पे ओपनिंग स्टॉक ही नहीं है, और बाई चांस ओपनिंग स्टॉक रहता तो मेरे को डिसाइड करना पड़ता ओपनिंग और प्रोडक्शन में पहले कौन सा बेचे बाद में कौन सा बेचे, या सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज। यहां तो एक ही तरह का है स्टॉक है। मेरा ये झमेला कब आता और क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी रहता, और बाई चांस हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग भी रहता, करंट ईयर का प्रोडक्शन भी रहता, तब देखो दो तरह का स्टॉक।
और अगर दो तरह का स्टॉक होता तभी तो लगाते फीफो कि पहले क्या बेचे, या लीफो बाद में क्या बेचे, या सिंपल एवरेज दो का रेट, या वेटेड एवरेज। यहां तो ओपनिंग स्टॉक एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अगर ओपनिंग स्टॉक एग्जिस्ट ही नहीं करता तब तो भाई यहां पे क्लोजिंग एफजी निकालना बड़ा आसान है। पता है कैसे मिलेगा? प्रोडक्शन करने के लिए खर्चा लगा 350, ब्रैकेट में लिखेंगे मेरा प्रोडक्शन करने के लिए खर्चा लगा 3,50,000, और बताओ तो कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ था? कितना हुआ था? 4,000, यानी ये खर्चा लगा था 4,000 यूनिट के लिए। मेरा प्रोडक्शन करने के लिए खर्चा लगा 350, और ये खर्चा लगा था कितने यूनिट के लिए? 4,000 के लिए, तो पर यूनिट मिल गया। मेरा क्लोजिंग स्टॉक में कितना यूनिट पड़ा रह गया था? 400, तो उसका वैल्यू क्या? यानी पता है मेरा ये पूरा वर्किंग नोट तब करने का जरूरत है जब दो तरह का स्टॉक रहे, कुछ ओपनिंग वाला रहे एंड करेंट ईयर का प्रोडक्शन। जब मेरा ओपनिंग स्टॉक एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी जो भी क्लोजिंग स्टॉक बचा वो कहां से बचा? इसी से ही बचा है, तो सीधा इसी का रेट निकाले, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कर लिए। एक मिनट, ये वाला बात क्लियर है? एक मिनट, क्लियर है? नहीं, 100% नहीं। एक सेकंड, एक अभी से आंखों से आंखें, नहीं, मेरे बताने का क्लियर है? नहीं। तो बोला कैसे पहचाने? किसी के भी अगर हम आंख को देखेगा पहचान जाएगा कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। हाँ, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है? तुम्हारे माइंड में ये चल रहा है क्लास कितनी देर में खत्म होने वाला है। चलो बताता है, एक सेकंड वापस रिपीट करता है। मेरा 4,000 यूनिट बनाए जिसमें 400 पड़ा रह गया, यहां तक क्लियर है? अब 4,000 यूनिट को बनाने का खर्चा क्या लगा? प्रोडक्शन करने का खर्चा क्या लगा? 3,50,000। ये तो बोल, मेरा 3,50,000 रुपया लगा कितने यूनिट को बनाने के लिए? 4,000, तो डिवाइड करते पर यूनिट मिलेगा। और क्लोजिंग स्टॉक में कितना पड़ा रह गया था? 400, मल्टीप्लाई किए, क्या मिला? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। डन। सुनो ना, एक बार ये कैलकुलेट करके बताओ ना कितना आएगा? जाएगा 35। मुझे सीधा क्या मिलने वाला है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आएगा? 3,50,000। नहीं, इसमें क्या जरूरत है? हाँ, उतना जरूरत नहीं। ठीक, यह है मेरा सीओजीएस। अब सीओजीएस के बाद मेरे को ऐड करना है मेरा आखिरी ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, यहां पे दो खर्चा, एक एडमिन ओवरहेड वो भी नीचे में आएगा, और अगला मेरा सेलिंग ओवरहेड वो भी नीचे में आएगा। तो पहला लिखते हैं एडमिन ओवरहेड कितना दिया हुआ है? 35,000। सिंस इसका नेचर नहीं बताया, मतलब इसको जनरल नेचर का मान लिए। और मेरा अगला आने वाला है सेलिंग ओवरहेड। मेरा सेलिंग ओवरहेड कितना दिया हुआ है? 5 रुपया पर यूनिट। अभी एक और मजा आएगा। मेरा सेलिंग ओवरहेड दिया हुआ है 5 रुपया पर यूनिट। मेरा सेलिंग ओवरहेड दिया हुआ है 5 रुपया पर यूनिट। जरा बताओ कितने यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे? 4,000 से मल्टीप्लाई कर देते? जरा बताओ 4,000 से या 3,600 से? ध्यान देना, ये सेलिंग ओवरहेड है, और अगर ये सेलिंग ओवरहेड है कितने यूनिट पे डिपेंड करेगा? जितना यूनिट सेल करते हैं, और सेल कितना किए हैं? 3,600। गलत हुआ था? हम मानते हुआ था। चलो 3,600 इंटू 5 कितना आने वाला है? 18,000। सुनो ना, एक और ऐड करके बताओ कितना आया? यह है कॉस्ट ऑफ सेल 3 लाख। चलो ऐड करेंगे प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, सेल वैल्यू दिया हुआ है। चलो ऐड करते हैं प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, सेल वैल्यू दिया हुआ है। जरा देखना सेल वैल्यू कितना दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट 125, हर एक को बेचे 125 में, कितना यूनिट बेचे? इतना। तो सेल वैल्यू क्या आएगा? 3,600 इंटू 125, 4,50,000। 4,50,000। तो मेरा प्रॉफिट आने वाला है 82,000। चलो डन। इस क्वेश्चन में दो अच्छा बात, एक क्लोजिंग एफजी नजर में आना जरूरी था,
और दूसरा अच्छा बात, सेलिंग ओवरहेड कितने यूनिट पे डिपेंड करता है? जितना यूनिट सेल करते हैं। डन। चलो एक काम करना, एक छोटा सा नोट लिखना और आज का क्लास खत्म करना। उसके बाद हम तुम लोग एक होमवर्क देगा, पर वो क्वेश्चन को ना एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे। डिस्कस पूरा करेंगे क्लास में, पर हर एक जन घर में करके आएगा। नेक्स्ट डे हम बाहर में खड़े होके हर एक जन का होमवर्क चेक करेगा। जो होमवर्क किया वो अंदर, जो होमवर्क नहीं किया उसको सीधा भेजेंगे छत पे। वो होमवर्क कंप्लीट करेगा, उसके बाद आएगा नीचे। तो नेक्स्ट डे से तुम लोग का आईडी कार्ड चेक नहीं होगा, होमवर्क चेक होगा। अब देखो नेक्स्ट डे से रंजन का रूप। चलो एक काम करना, हमारा बस एक छोटा सा एक आखिरी बात लिखना, आइटम्स टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट। नहीं सम का नहीं, एक अलग एक इंडिपेंडेंट छोटा सा बात है। ये हमारे कॉस्ट शीट का आखिरी टॉपिक है जो मुझे समझाना है। मेरा आइटम्स टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट। अब हम 5 ऐसा आइटम का नाम बोलेगा जो अगर बाई चांस क्वेश्चन पेपर में आए ना, उसको काट देना। हम 5 ऐसा आइटम का नाम बोलेगा जो अगर बाई चांस कॉस्ट शीट के क्वेश्चन पेपर में आए, उसे काट देना, क्योंकि पांचों लाइन कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होता। जैसे कोई लाइन फैक्ट्री ओवरहेड में जाता है, कोई चीज ऑफिस ओवरहेड में जाता है, कोई परचेज में जाता है, कोई सेलिंग ओवरहेड में जाता है। अब ये अगला 5 चीज कॉस्ट शीट में कहीं नहीं आता है। ये 5 नाम क्या है पहले हम बताते हैं, फिर बताते हैं ऐसा क्यों है। चलो पहला लिखना पॉइंट नंबर 1, ऑल अबनॉर्मल लॉसेस। चलो पहला लिखा पॉइंट नंबर 1, ऑल अबनॉर्मल लॉसेस। कोई भी अगर अबनॉर्मल लॉस रहा वो कॉस्ट शीट का पार्ट मत बनाना, कॉस्ट शीट में खाली नॉर्मल चीज आता है। सेकंड, बैड डेट कॉमा पीबीडीडी। पीबीडीडी हाँ सुना है ना, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, कॉस्ट शीट में कभी नहीं आएगा। मेरा तीसरा है इनकम टैक्स। जो साल के एंड में ह्यूज इनकम टैक्स देना पड़ता है बड़े बड़े कंपनी को, वो खर्चा भी कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनेगा। मेरा अगला है पॉइंट नंबर 4, एनी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एग्जाम्पल डोनेशन। मेरा कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कोई भी नॉन ऑपरेटिंग खर्चा जो डे टू डे ऑपरेशन में ना लगे। एग्जाम्पल हम किसी को डोनेशन दे रहे हैं, ये मेरा बिजनेस थोड़ी है डोनेशन बांट रहा, तो ये मेरा कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनेगा। डन। और लास्ट लाइन पॉइंट नंबर 5, एनी एक्सपेंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन लोन, कैश डिस्काउंट एक्सेट्रा। मेरा अबनॉर्मल लॉस कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनेगा। मेरा बैड डेट पीबीडीडी कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनेगा। इनकम टैक्स जो पे किए वो नहीं बनेगा। कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जैसे डोनेशन पार्ट नहीं बनेगा, और कोई एक्सपेंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। डन। अब ऐसा क्यों नहीं बनेगा, एक दो को समझाता है, बाकी सेम लॉजिक सब में लगेगा। समझाने के लिए हम लेंगे मेरा फेवरेट कंपनी का एग्जांपल, और आई एम श्योर तुम लोगों को मेरा फेवरेट कंपनी अभी तक समझ में आ गया होगा। कौन सा है? आईटीसी। आईटीसी के साथ मेरे को एक और कंपनी का एग्जांपल लेना है, तुम लोग जो बोलो हम ले लेगा। हाँ नहीं, मान लो एक कंपनी हमारा आईटीसी, और मान लो हमारा आईटीसी का एक कॉम्पिटिटर है जिसका नाम है एचयूएल। अच्छा एक सेकंड, एचयूएल का फुल फॉर्म? आईटीसी का फुल फॉर्म? एक मिनट, पीडब्ल्यूसी का फुल फॉर्म? प्राइस वाटरहाउस कूपर्स। ईवाई का फुल फॉर्म? अर्नस्ट एंड यंग। एलएनटी का फुल फॉर्म? ये सब नाम सुना है। आईटीसी का फुल फॉर्म लोग बोले इंडियन टोबैको कंपनी। ये एक जमाने में था, आज के दिन हमारा आईटीसी का कोई फुल फॉर्म नहीं है। आईटीसी का नाम बस आईटीसी है। पहले था इंपीरियल टोबैको कंपनी, फिर बना इंडियन टोबैको कंपनी, फिर बना I.T.C. बाद में डॉट हटा के अभी आईटीसी। ठीक, सुनो। मान लो हम लोग अब एग्जांपल लेके चलते हैं सोप का, साबुन। आईटीसी बनाता है साबुन,
कोई ब्रांड का नाम बताओ। लक्स आईटीसी का है, ये कब होगी? चलो मान लो मेरा आईटीसी का काम है साबुन बनाने का। मान लो साल भर में इसने बनाया 1000 सोप। मान लो इसने साल भर में बनाया 1000 सोप, और मान लो 1000 सोप को बनाने के लिए खर्चा क्या लगा? मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड मिला के कॉस्ट लगा है 1 लाख। और मान लो मेरा एचयूएल भी बनाया 1000 सोप और इसका खर्चा लगा 97,000। ठीक। अब मान लो पिछले साल हमारे आईटीसी के अंदर में कोई झमेला नहीं हुआ, सारा फैक्ट्री ब्यूटीफुली ऑपरेट किया, पर मान लो हमारे एचयूएल के एक फैक्ट्री में लग गया आग, अगले फैक्ट्री में सुनामी आ गया, अगले फैक्ट्री के अंदर में चोर आ गया, अगले फैक्ट्री के अंदर में कुछ और एग्जांपल दो ना, सब उल्टा सीधा सीधा बॉम्ब ब्लास्ट ही करवाया है। बॉम्ब ब्लास्ट, कुछ और एग्जांपल दो। मेरा आना अब नॉर्मल चीज है। एचआर फाइनेंस के साथ भाग गया, ये तो नॉर्मल बात है मेरे ख्याल से। देखो ठीक, अब देखो मान लो हमारा पिछले साल आईटीसी के अंदर में कोई झमेला नहीं हुआ, मेरा आईटीसी सब कुछ अच्छा से चला, पर वही मान लो जो एचयूएल है, आग लगा, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, चोर आ गया। और तुम लोग बताओ, आग लगना, अर्थक्वेक आना, सुनामी आना, चोर का आना, ये नॉर्मल बात है या अब नॉर्मल? अब नॉर्मल। कोई चाहेगा थोड़ी यार बहुत दिन से आग नहीं लगा, जल्दी से आग लगे, ये तो होगा नहीं। अब जस्ट इमेजिन करो, ये सारा का सारा अब नॉर्मल कॉस्ट मान लो कुल मिलाकर सिंपल रखते हैं, छोटा सा नंबर रखते हैं, 1 लाख रुपए का हुआ। और मान लो हमारा एचयूएल ये अब नॉर्मल लॉस को अपने कॉस्ट शीट का पार्ट बना ले, और मान लो हमारा एचयूएल इस अब नॉर्मल लॉस को कॉस्ट शीट का पार्ट बना ले, तो इसका कॉस्ट हो जाएगा 97 प्लस 1 लाख मिला के 197। और अब ना ये निकाले कॉस्ट पर सोप, तो यहां पर आया 1 लाख डिवाइडेड बाय 1000, 100 रुपया। यहां पर आया 197 डिवाइड बाय 1000, 197। अब ऑब्वियस होता है कॉस्ट में ऐड करेगा प्रॉफिट। मान लो दोनों को प्रॉफिट कमाना है 20 रुपया 20 रुपया, तो पता है दोनों का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 120 और 217। ठीक। अब 2 मिनट के लिए इमेजिन करता है यहां पे बैठे हर एक जन, हर एक इंसान रैशनल है। एक अज्यूम करता है, सुनो ना हमको कोई एक पेन दो ना, ये वाला देखो। अब मान लो हुआ क्या, मान लो हुआ क्या, ये सुबह सुबह उठा, आपका नाम पीयूष, पीयूष सुबह सुबह उठा, आया मेरे पास। तुम बोलेगा आप कौन है? मान लो मेरा किराने का एक दुकान है। किराने का दुकान समझता है जो होता है ना, ठीक, खूबचा नहीं, ठीक। जो किराने का दुकान है, ये आया मेरे पास, आके मेरे को बोलता है मिस्टर रंजन। हम बोला बोल। नहीं बैठे, हम बैठे हुए हैं, ठीक। आके मेरे को बोलता है कि सुनिए ना, मेरे को नहाना, मेरे को एक चाहिए साबुन। ठीक, इसमें हंसने का क्या है? ये मेरे को बोलता है मेरे को चाहिए साबुन। हम बोला जरूर मिलेगा। अब ये मेरे से पूछा है बताइए कितने का है? हम बोला देखो सुंदर सा आईटीसी का साबुन। अब तुम ये सुंदर सा आईटीसी का साबुन लोगे, ये मिलने वाला है 120 में। ठीक। अब पीछे में ना एचयूएल का साबुन हमने छुपा के रखा है। अब ये मेरे को बोला ये पीछे वाला किसका है? हम बोला एचयूएल। बोला ये कितने का? बोले 217 रुपए का है। तो जस्ट इमेजिन करो, हम 2 तरह का साबुन इसके सामने प्रेजेंट किया, 120 रुपए का आईटीसी का साबुन और अगला 217 रुपए का एचयूएल का साबुन। देखो देखो ऐसे, ये देखो देखो, ये कोइंसिडेंस था कि ये ऐसे व्हाइट और ब्लैक हुआ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं नहीं, तुम लोग ये सोचा था क्या? नहीं नहीं, ये कोइंसिडेंस था, कोइंसिडेंस था, ऐसा ऐसा मत सोचो। ठीक। अब ये ब्यूटीफुल आईटीसी का साबुन 120 में और ये एचयूएल का साबुन 217 में। अब 2 मिनट के लिए इमेजिन करो, यहां पर बैठा हर एक इंसान रैशनल है। तुम लोग बताओ, तुम लोग कौन सा साबुन लेना? भाई मेरा पूरा टॉपिक पलट जाएगा। तुम लोग बताओ, तुम लोग कौन सा साबुन लेना चाहेगा? आईटीसी या एचयूएल? एक सही वाला आंसर दो ना, पूरा पूरा टॉपिक मेरा बदल जाएगा। आईटीसी या एचयूएल? अरे ठीक है, जो इरैशनल लोग हैं वो लोग चुप रहो, रैशनल लोग बताओ। अरे आईटीसी या एचयूएल? हम अभी चला जाएगा घर, बता रहे।
लाइव ऑनलाइन तुम भी लोग मेरा सहारा है, बोल ITCI-HUL। सर आपके ऑफलाइन वाले पगला गए हैं। यस, ये बात सही बोला। ऑब्वियस आता है तुम लोग क्या लेना चाहेगा, ITC का साबुन। अब कुछ लोग का पता है माइंडसेट, नहीं नहीं जो महंगा है वो अच्छा है। कुछ लोग का माइंडसेट होता है, स्पेशली लेडीज लोग का, बुरा मत मानना, होता है। देखो बेचारा लाइव ऑनलाइन सबको बोला ITC 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 ITC। ठीक। अब कुछ लोग का माइंडसेट होता है नहीं नहीं जो महंगा वो अच्छा। तुम लोग बताओ ये जो HUL का साबुन महंगा हुआ है ये क्या क्वालिटी की वजह से हुआ है या किसकी वजह से हुआ है? अब नॉर्मल लॉस को ऐड करने की वजह से। यानी जस्ट इमेजिन करो जैसे इस अबनॉर्मल लॉस को हटाते कॉस्ट खाली 97,000 था, मेरा कॉस्ट पर यूनिट खाली 97 था, 50 रुपए ऐड करके खाली 117 ही था। पर पता है वो अबनॉर्मल लॉस को अगर ऐड कर दिया तो इसका सेलिंग प्राइस इतना बढ़ गया कि भाई वो बिकने लायक ही नहीं बचा। यानी यही कारण है अगर अबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट शीट का कोई हम पार्ट बना ले तो खाली उसके अकेले का अबनॉर्मल लॉस है, यानी खाली उसके अकेले का खर्चा बढ़ेगा, यानी उसके खाली अकेले का सेलिंग प्राइस बढ़ेगा और वो इतना बढ़ जाएगा कि बाजार में कोई खरीदेगा ही नहीं। और भाई अगर बाजार में खरीदेगा ही नहीं तो ऐसा कॉस्ट को कॉस्ट शीट का पार्ट बना के फायदा क्या? तो यही कारण है हमारा हर एक कंपनी खाली वैसे ही कॉस्ट को कॉस्ट शीट का पार्ट बनाता है जिसके अंदर में जो मेरा क्या रहता है, नॉर्मल नेचर का खर्चा। यानी अब नॉर्मल कॉस्ट तो खाली HUL का था, अगर खाली वो बनाएगा उसका कॉस्ट बढ़ेगा, खाली उसका सेलिंग प्राइस बढ़ेगा, पर ITC का तो नहीं बढ़ा, तो मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहेगा नहीं। तो यही रीजन है कभी भी कोई अबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनाते। अरे बोलो ना, एक सेकंड, रीजन जानने में इंटरेस्ट रहता है क्या? तब तो बैठ के बताइए इनके तो क्या, बताइए ठीक, आराम से बैठा बताइए, आप बोलिए जो करना करिए। ठीक, तो देखो मेरा पहला कारण ऑल अबनॉर्मल लॉस। अब मेरा बैड डेट या PBDD, पता है बैड डेट होना भी कोई नॉर्मल चीज नहीं होता। बैड डेट कब होगा? जब कोई कस्टमर को गुड्स बेचे क्रेडिट में और वो पैसा ना दे। जीवन में कोई कंपनी नहीं चाहेगा हाँ गुड्स ले जा, बस ले जा, बस तुम ले जा, पैसा मत देने आना। तो जिसका थोड़ा ढंग का स्ट्रिक्ट पॉलिसी है वो लोग में बैड डेट कम होगा या नहीं होगा, और जो लोग थोड़ा ढीला ढाला है, ढंग से फॉलोअप नहीं करता, उनका बैड डेट ज्यादा रहेगा। तो यही कारण है बैड डेट हर एक कंपनी का नॉर्मल फीचर नहीं है, और अगर हर एक कंपनी का नॉर्मल फीचर नहीं है तो हम इसको कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करेंगे। कॉस्ट शीट में खाली वो आता है जो हर एक कंपनी में लगे। अब तुम लोग बोलेगा इनकम टैक्स तो सब में लगता है, तो इसको क्यों नहीं लिए? स्लैब अलग अलग वो सब हटाओ, कॉस्ट शीट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? वो कॉस्ट निकालना जो गुड्स को बनाकर बेचने का लगे। तुम लोग जब तक नहीं बोलेगा वैसे रहेगा, हम वापस रिपीट करेगा। पता है मेरा कॉस्ट शीट को बनाने का ऑब्जेक्टिव मेरा खाली वो खर्चा लेना जो गुड्स को बनाने के लिए लगे और गुड्स को बेचने के लिए लगे। गुड्स को बनाने तुम दुखी क्यों हो जब ये लोग ये बोला तो? हाँ तो हम ऐसे रहे। ठीक, मेरा कॉस्ट शीट के अंदर में ध्यान देना, मेरा सारा का सारा वो खर्चा आता है जो गुड्स को बनाने का खर्चा है और बेचने का खर्चा है। अब जो मेरा इनकम टैक्स है वो बनाने का खर्चा या बेचने का खर्चा थोड़ी है, वो तो लास्ट में प्रॉफिट आया उस पर टैक्स देना पड़ गया। तो मेरा कॉस्ट शीट को पढ़ने का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? वो खर्चा लिख जो गुड्स को बनाकर बेचने के लिए लगता है। तो यही कारण है इनकम टैक्स भी नहीं आया, और यही कारण है डोनेशन भी नहीं आया। कि डोनेशन, अब जैसे मान लो एग्जांपल, दुर्गा पूजा का टाइम होता है हम लोग डोनेशन देते हैं, दिवाली का टाइम होता है डोनेशन देते हैं, तो ये मेरा गुड्स को बनाने का खर्चा थोड़ी लग रहा है, तो ये मेरा डे टू डे बिजनेस का पार्ट नहीं है, इसीलिए कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनेगा। और लास्ट में हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। मेरे ITC के बैलेंस शीट को आज घर जाके उठाकर देखना, ITC के अंदर में 1 रुपए का लोन नहीं। मेरे ITC में लोन नहीं है, और अगर लोन नहीं है तो इंटरेस्ट क्यों देगा? हमारा ITC के पास इतना रुपया है कि वो आगे वो कर सकता है। ठीक है, मेरा ITC के पास इतना रुपया पड़ा हुआ है, इसको लोन का जरूरत नहीं है, और अगर लोन का जरूरत नहीं है तो इंटरेस्ट इसका नहीं लगेगा। पर HUL में देखा लोन ही लोन भरा पड़ा है, लोन दुनिया भर का लोन, और अगर इतना दुनिया भर का लोन है उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो भाई ये उसका प्रॉब्लम है जिसकी वजह से खर्चा लग रहा है। ITC में तो खर्चा नहीं लगा, तो इंटरेस्ट कॉस्ट एक नॉर्मल कॉस्ट नहीं है, इसीलिए कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनेगा। डन। एक काम करना, सबका चेहरा ऊपर, खाली कोई मेरे को तो ये 5 नाम क्या है और लेकर चले जाओ 500 रुपया।
अच्छा, अब नॉर्मल लॉस के तो एग्जांपल दिया ये वाला, हाँ है ना। कोई यहां पे आके मेरे को क्या खाली 5 नाम बता सकता है? हम देखें 2 दिन से खाली बॉयज को दे रहा है, कोई मिडिल रो में आंसर देना चाहेगा? आप सारा आंसर दे दोगे? खाली 5 नहीं, इसके अलावा भी? ठीक, ट्राई कर सकते हैं। आइए, कितना रुपया बांटता है आजकल हम? एक काम करो, बस खाली बताओ ये 5 नाम क्या है जो कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनेगा? बैड डेट, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, डोनेशन, मतलब एनी नॉन ऑपरेटिव कॉस्ट, हाँ ना सर, डोनेशन, फिर जो फाइनेंशियल मतलब इनकम टैक्स, और लास्ट वाला सर फाइनेंशियल कुछ था लेकिन वो पूरा बोल नहीं पा रहा। फाइनेंशियल सर, लास्ट वाला कुछ फाइनेंशियल, बट उसका लास्ट नाम याद नहीं है हमको। नहीं, लास्ट पॉइंट याद नहीं है, 4 याद है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, चलो वैसे लास्ट वाला लिंक है एनी एक्सपेंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर, एग्जांपल इंटरेस्ट लोन या कैश डिस्काउंट। तुम बस 3-4 बताना कि वो कौन से ओवरहेड में जाएगा, ठीक? आप बताना कैरेज आउटवर्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑडिट फीस, ऑफिस ओवरहेड, लीगल चार्जेस, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर में। अच्छा, सॉरी, अगला जरा बताना, मेरा मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट तो बता दी। हाँ। चलो, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस अप्लायंस का, ऑफिस ओवरहेड, डिलीवरी व्हीकल का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। वेरी गुड, लाइए मेरा वॉलेट दीजिए। क्या भाग जा दो। कितना डिजर्व करती है? 1000 तो बिल्कुल नहीं 500। चलो डन। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? सानिया। सानिया। यहां पे किसी को पता था ना भाई तुम क्या क्या करता है? गजब लड़का है। एक क्वेश्चन रहेगा तुम लोग का होमवर्क। हाँ बोलो बोलो, एक सेकंड बस हम होमवर्क बताए, तुम भूल जाएगा। एक क्वेश्चन रहेगा तुम लोग का होमवर्क। वो होमवर्क कौन सा रहेगा जरा एक बार आना, और हम चाहेगा ना हर एक जन करके आए, हम बस खाली 5 मिनट में उसको पढ़ के डिस्कस कर लेता है। एक काम करना, एक बार आना पेज नंबर 2.7, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आपका होमवर्क। पेज नंबर 2.7 क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा होमवर्क। अब एक बार जरा देखो इस क्वेश्चन को, कहां से स्टार्ट हुआ, कहां तक चल रहा है, चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे। अब एक बात बताइए, ये क्वेश्चन हमारे बुक के अंदर में है 1.5 पेज, और ये सेम क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में छपेगा। एक बार ये डिस्कस करेंगे, बंद मत करना। ये सेम क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में छपेगा, जहां पे पेपर का साइज थोड़ा कम रहता है, फॉन्ट साइज बड़ा रहता है, हर 2 लाइन के बीच में गैप ज्यादा रहता है। ये आराम से चलेगा 3 से 3.5 पेज। इमेजिन करो क्वेश्चन पेपर आया, पहला पेज कॉस्ट शीट, पलट के देखे कॉस्ट शीट, तीसरा पेज कॉस्ट शीट, अगले पेज आधा कॉस्ट शीट। माइंड में क्या हो, प्रचुर बोला, छेड़ दे छाड़ दे ना। मेरा बंगाली ठीक है ना? मेरा बंगाली उतना ग्रेट नहीं, हम थोड़ा इंप्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं। प्रचुर बोला, घबराएगा नहीं, कोरेगा तो होएगा। क्वेश्चन उठता है, करेंगे कैसे? बड़ा सिंपल है, हर एक लाइन आइटम को पढ़ना, जो कौन सा ओवरहेड में जाएगा पहले मार्क करना, और बाद में सारा का सारा कर लेना। एक काम करें, बस खाली हम लोग आइडेंटिफाई कर ले। करेंगे नहीं, एक से नहीं, अरे हम तुम्ही लोग से पूछेगा, ठीक? चलो एक काम करना, बस फटाफट आइडेंटिफाई करना। मेरा सबसे पहले देखो लिखा हुआ है, द फॉलोइंग फिगर्स आर अवेलेबल फ्रॉम ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 30 सितंबर 2015। पहला 3 लाइन। मेरा इन्वेंट्री दिया हुआ है एफजी, मेरा रॉ मटेरियल, मेरा डब्ल्यूआईपी। अब मेरा इन्वेंट्री दिया है, ये नहीं बताया ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक। घबराना मत, 2 तरह का स्टॉक होता है,
एक ओपनिंग एक क्लोजिंग, यहां पे एक स्टॉक दिया है, तो अगला स्टॉक कहीं ना कहीं तो दिया होगा। कहां दिया है, जरा पेज पलट के देखना। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक, और ऑब्वियस बात अगर ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो मेरा पहला तीनों क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक। तो ये मेरा तीनों आ गया ओपनिंग। सिंपल है यहां तक। अब मेरा अगला 3 लाइन को पढ़ के बताना ये तीनों लाइन आइटम कहां जाएगा। मेरा ऑफिस अप्लायंस, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग। तुम लोग तो ये तीनों आइटम पीएल में आएगा या बैलेंस शीट में आएगा, और अगर ये बैलेंस शीट में आएगा पीएल में इसका क्या आएगा, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन रेट पक्का कहीं दिया होगा। जरा एक बार पेज पलट के देखना कहां दिया हुआ है, कहां दिया हुआ है डेप्रिसिएशन। देखो ये रहा, डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन ऑफिस अप्लायंस 5%, प्लांट एंड मशीनरी का 10 और बिल्डिंग का 4, 5, 10, 4। तो कॉस्ट शीट के अंदर में पूरा वैल्यू मत लेना, क्या लेने वाले हैं, डेप्रिसिएशन। तुम लोगों को कैलकुलेट करना आता है, ठीक। तो मेरा ऑफिस अप्लायंस का था 5%, मेरा प्लांट एंड मशीनरी का है 10 और बिल्डिंग का है 4%, ठीक। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है जो मेरा डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस अप्लायंस आएगा भी। हम जिससे पूछे खाली वो आंसर देना। आप बताइए, आप चश्मा मैम, आप आपका नाम वर्णिका, वेरी नाइस नेम। बताइए जरा ऑफिस अप्लायंस का डेप्रिसिएशन कौन सा ओवरहेड, वेरी गुड। प्लांट एंड मशीनरी का ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड। अब यहां वर्ड यूज किया खाली बिल्डिंग, अगर बाई चांस फैक्ट्री बिल्डिंग है तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, हेड ऑफिस का बिल्डिंग है ऑफिस ओवरहेड में जाएगा, वेयर हाउस का बिल्डिंग है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। तो क्वेश्चन उठता है ये कहां जाएगा, घबराना मत, इसके लिए लास्ट में लिखा हुआ है। जरा देखना मेरा आखिरी एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है 3 खर्चा के बारे में। एक हीट लाइट एंड पावर के बारे में लिखा हुआ है कि फैक्ट्री में भी जाएगा, ऑफिस में भी जाएगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में भी जाएगा, 8:1:1 का रेशियो में। मेरा रेट्स एंड टैक्सेस के बारे में लिखा हुआ है, ये 2/3 जाएगा फैक्ट्री में, 1/3 जाएगा ऑफिस ओवरहेड। और मेरा डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग के बारे में लिखा हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड में भी जाएगा, ऑफिस ओवरहेड में भी जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी जाएगा। रेशियो क्या रहेगा, 8:1:1। तुम लोग क्या रेशियो में बांट पाएगा, तो यानी मेरा ध्यान देना, जब डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग निकालो ये 3 जगह जाएगा, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रेशियो 8:1:1। ये अपने आप तीनों जगह ले जाएगा। अगला सेल दिया हुआ है 768 और मेरा सेल रिटर्न दिया है 14,000। एक मिनट, सेल रिटर्न का क्या करे, सेल से माइनस करेंगे तो मेरा 768 माइनस 14 आ जाएगा नेट सेल। मेरा रॉ मटेरियल परचेज का वैल्यू दिया हुआ है, कॉस्ट शीट में रॉ मटेरियल कंज्यूम में काम आएगा। एक सेकंड, लोगों अभी तक कोई भी डाउट है, अभी तक इजी है। अब आएगा अगला 2 लाइन, फ्रेट इनकर्ड ऑन मटेरियल। जो मेरा रॉ मटेरियल आया उसमें मेरा फ्रेट लगा है, तुम लोग बताओ ये किस में ऐड करेंगे, मटेरियल को परचेज करने में फ्रेट लगा, बताओ किस में ऐड करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में या परचेज में, किस में ऐड करेंगे, परचेज में। यानी परचेज में लोडिंग आएगा, अनलोडिंग, कैरेज इनवर्ड। तो जब परचेज का वैल्यू लिखेंगे, अरे एक सेकेंड, जब परचेज का वैल्यू लिखेंगे 320 तो आएगा, साथ में 16,000 को ऐड करेंगे, और अगला लिखा हुआ है परचेज रिटर्न, उसको क्या करेंगे, लेस। ठीक, मेरा अगला लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर, नाम है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट खर्चा है लेबर का, यानी क्या है, डायरेक्ट वेजेस। अब मेरा अगला वर्ड यूज किया इनडायरेक्ट, बताओ जैसी शब्द है इनडायरेक्ट आया, ओवरहेड, कुछ ना बोले कौन सा ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। अब अगला वर्ड खुद यूज कर रहा है, फैक्ट्री सुपरविजन, फैक्ट्री ओवरहेड। रिपेयर एंड अपकी फैक्ट्री, फैक्ट्री ओवरहेड। हीट लाइट एंड पावर वैसे होता है फैक्ट्री ओवरहेड, पर नीचे शायद लिखा हुआ था हीट लाइट एंड पावर को बांटना है फैक्ट्री में भी, ऑफिस में भी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 8:1 का रेशियो। तो शुरू में हमेशा मार्क कर लेना, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग 8:1 का रेशियो। अब मेरा अगला लिखा हुआ है रेट्स एंड टैक्सेस, इसके बारे में भी शायद लिखा हुआ था। मेरा रेट्स एंड टैक्सेस के बारे में क्या लिखा है, 2/3 जाएगा फैक्ट्री में, 1/3 जाएगा ऑफिस में। तो इसका 2/3 जाएगा फैक्ट्री में, 1/3 जाएगा ऑफिस में। अब अगला लिखा है मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंस,
फैक्ट्री ओवरहेड। अगला ध्यान देना, सेल्स कमीशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स ट्रैवलिंग, सेल्स प्रमोशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के आदमी लोग का सैलरी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफिस का सैलरी, ऑफिस एंड एडमिन। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा, इग्नोर करना। अब नीचे आई थिंक सब कुछ हो गया। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। अच्छा, एक एडजस्टमेंट था, अक्रूड एक्सपेंस। ये तुम लोग शायद फाइनल अकाउंट में पढ़ता था। साल के एंड में अगर कोई अक्रूड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रह जाए, जरा तो उसको हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे। तो भाई ये भी तो मेरा एक तरह का पीएल है, और अगर पीएल बनता है अक्रूअल बेसिस पे तो ये भी बनेगा अक्रूअल पे। और अक्रूअल मतलब क्या, जो खर्चा इस साल का था, पे हो या ना हो, इस साल का था, इस साल ऐड कर। तो किसको ऐड करना है, डायरेक्ट लेबर का 8000। एक मिनट, डायरेक्ट लेबर का है, ये रहा 8000। एंड अगला मेरा इनडायरेक्ट लेबर का 1200, इनडायरेक्ट लेबर का 1200, और लास्ट में इंटरेस्ट ऑन लोन है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन को इग्नोर किए, ये भी इग्नोर हो जाएगा। ट्राई करना ये पूरा क्वेश्चन अपने आप करने का। कल आपका क्लास नहीं, परसों इस होमवर्क को हम चेक करेंगे। और एक और आखिरी बात, यहां पे खाली एडमिन ओवरहेड चल रहा है, ऑफिस एडमिन। नेचर नहीं बताया प्रोडक्शन है या मार्केटिंग। बोलो प्रोडक्शन और मार्केटिंग ना बताए, माने जनरल नेचर का, ऊपर जाएगा या नीचे, नीचे। डन। करने में लगेगा 20 से 25 मिनट इस क्वेश्चन को, हर एक जन करके आना। चलो डन। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन, हमारा अच्छा क्लास होता है खत्म।